जब सियोक हंटर एकेडमी के टूर्नामेंट में आया, उसने दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स में से एक को हैरान कर दिया। जैसे ही मैचेस शुरू हुए, सबको समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक के बाद एक स्टूडेंट्स उसकी तरफ दौड़े, अपनी सारी टेक्निक्स के साथ जिनकी उन्होंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन वह सिर्फ अपने खाली हाथों से ही पिट गए। कोई चमकदार स्किल नहीं, कोई खास हथियार नहीं, बस सही टाइमिंग और जबरदस्त ताकत। ऊपर से देख रहे ऑफिशियल्स और गिल्ड स्काउट्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और जब सियोक फाइनल में पहुंचा और एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को हरा दिया, पूरा अरीना अफरा तफरी में डूब गया। जब सबको लगा कि टूर्नामेंट खत्म हो गया है, ली सियून खुद स्टेज पर आ गई, एक वर्ल्ड रैंक्ड हंटर। आम स्टूडेंट्स के सामने वह एक मॉन्स्टर थी, दूसरों से अलग। उसने तुरंत समझ लिया कि सियोक सिर्फ ताकत से ज्यादा कुछ और खतरनाक छुपा रहा है। उनकी लड़ाई ने सियोक को किसी और से ज्यादा जोर लगाने पर मजबूर किया। उसका शरीर धीमा पड़ गया, उसकी सांस भारी हो गई, थकान उसे नीचे खींचने लगी। और तभी जॉक ने आखिरकार अपनी छुपी हुई खौफनाक ताकत दिखाई। उसने अपनी काली आग जलाई, अपने दुश्मन को जलाने के लिए नहीं, बल्कि थकान के कॉन्सेप्ट को ही जलाने के लिए। एक पल में उसका थका हुआ शरीर वापस जिंदा हो गया, उसकी रफ्तार वापस आ गई, उसकी ताकत फिर बढ़ गई। और पहली बार ली सियोन को भी यह समझना पड़ा कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई आम नया लड़का नहीं था। तो ये लड़का इतना ताकतवर कैसे बना? ये सब हमारे MC ह्यूनसिक से शुरू होता है, जो बताता है कि वह कैसे एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया जिसे उसे बचाने के लिए कहा गया है। इस नई दुनिया में 20 साल बाद वह खुद को बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़ा पाता है, अपने 3 साथियों के साथ, एक सेंटेस, एक मेज और एक नाइट। बॉस मॉन्स्टर्स जॉक की तारीफ करता है, कहता है कि उसने एक हीरो के तौर पर सच में अच्छी लड़ाई लड़ी है। जॉक उसे वापस छेड़ता है, कहता है कि वह भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। बॉस मॉन्स्टर मजाक नहीं समझता और इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है और एक ताकतवर वार के साथ सियोक पर हमला करता है। लेकिन सियोक अपनी बर्छी से उसका हमला रोक देता है, जिससे एक जोर से टकराने की आवाज आती है। इसी बीच मेज पीछे से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और बॉस मॉन्स्टर शोक को धमकी देता है कि अगर वह उसके सामने नहीं झुका तो वह उसे चीर देगा। मॉन्स्टर घमंड करता है कि जिस जमीन पर वह है, वह उसके दांतों और पंजों से बना हुआ एक राज्य है। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं, ताकतवर हमले करते हुए। लेकिन सियोक जल्दी ही इस सबसे थक जाता है और फैसला करता है कि अब लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है। वह अपनी बर्छी को पैराडॉक्स फ्लेम नाम की स्किल से ताकत देता है और बॉस पर हमला करता है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो मॉन्स्टर को दूर तक उड़ा देता है और इस दौरान बड़े पत्थरों को तोड़ देता है। दोनों ने फिर से एक दूसरे पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद दूसरे लोग बच्चों जैसे लग रहे थे। सियोक मॉन्स्टर पर एक वार करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह घमंड करता है कि यह उसके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हमला बहुत धीमा है। लेकिन सियोक जल्दी ही उसे बताता है कि उसकी बर्छी जो आग में लिपटी है उसके घमंड को कितना कम कर सकती है। सियोक मॉन्स्टर के शरीर पर एक वार करता है और इस बार मॉन्स्टर को समझ आता है कि वह कितना बुरी तरह फंस गया है। वह जमीन पर गिर जाता है और आग उसके शरीर को जला देती है। मॉन्स्टर जॉक की तारीफ करता है, कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना ताकतवर होगा जो उसे मार सकेगा। और सियोक उसे बताता है कि वह उनकी बेकार दुनिया से नहीं है। बॉस इस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि शियोक्यू बस बकवास कर रहा है। फिर भी उसे यकीन है कि उसका शरीर जमीन में समा जाएगा और एक दिन वह फिर से जिंदा हो जाएगा। अचानक उसे लगता है कि उसे मिटाया जा रहा है और जॉक उसे छेड़ता है, पूछता है कि क्या उसे आखिरकार हालात समझ आ गए हैं। सियोक उसे बताता है कि उसे जलाने वाली काली आग उसकी खास शक्ति है, जिसे उसने पैराडॉक्स फ्लेम नाम दिया है। वह कहता है कि आम आग जो ऑक्सीजन से जलती है, उसके उल्टा यह आग अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। सियोक मॉन्स्टर को बताता है कि वह शायद भविष्य में कई बार खुद को जिंदा कर पाता, लेकिन जो आग अब उसे जला रही है वह उसे फिर कभी ऐसा करने नहीं देगी क्योंकि उसका वजूद मिटाया जा रहा है। बॉस मॉन्स्टर फिर सियोक का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने उसे मार तो दिया होगा, लेकिन उसे कभी भी दुनिया बचाने वाले हीरो के रूप में याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को वह अपना साथी समझता है वह बस उसके लड़ाई में मरने का इंतजार कर रहे हैं। शो के जवाब देता है, कहता है कि वह यह सब पहले से जानता है। सेंटेस जल्दी से बीच में बोलती है, जॉक को कहती है कि वह एक मॉन्स्टर की बातों पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन जॉक सेंटेस से ही शुरू करता है, कहता है कि वह कहती रही है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन असल में वह उसे बाहर वाला होने की वजह से नफरत करती है। लगता है उसकी सारी मोहब्बत की कोशिशें एक प्लान का हिस्सा थी, ताकि जब उसे काबू करने का वक्त आए तो उसे उस पर हमला करना मुश्किल लगे। सेंटेस हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सियल्क सच में सही है। शल्क आगे कहता है कि उसे पता है कि मेज और नाइट भी उसकी तरह ही हैं। पता चलता है कि नाइट को पहले ही सम्राट से एक राष्ट्रीय खजाना मिल चुका है, जो सियोक को मरने के बाद का इनाम है। लगता है सम्राट को डर था कि सियोक उसका तख्त छीन लेगा। और मेज की बात करें तो उसे इंसानी प्रयोग पसंद है और वह सियोल्क से नफरत करता है क्योंकि वह गुलामी के निजाम के खिलाफ है। सियोक उन्हें बताता है कि वह यह सारी बातें पिछले 5 सालों से जानता है। मॉन्स्टर यह सुनकर हैरान हो जाता है और वह इस जोक से पूछता है कि वह अपनी ताकत से दुनिया को जीत क्यों नहीं लेता। सियोक बताता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वह बस घर वापस जाना चाहता है। लगता है 20 साल पहले, साल 2005 में
सियोक एक आम 20 साल का ऑफिस वर्कर था जब तक उसे एक डीवी ने इस दुनिया में नहीं भेजा। डेवी सियोक को बताती है कि उसे इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ भेजा जा रहा है। जब तक सियोक इस दुनिया में पहुंचा उसे समझ आ गया कि यह एक नरक जैसी जगह थी। सियोक ने घर वापस जाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन डीवी उसे बताती है कि उसे मॉन्स्टर्स को हराना होगा और दुनिया को बचाना होगा। क्योंकि अर्थ पर वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सियोक ने मॉन्स्टर से लड़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी, यह बताते हुए कि यह दुनिया कितनी खराब थी। उसने एक बार एक बच्चे को लड़ाई के मैदान से बचाया था, लेकिन सिपाही उसे गांव में नहीं घुसने देते। वह उसे कहते हैं कि लड़के को मरने दो क्योंकि लगता है वह मरने ही वाला है। यह एक ऐसी बदनसीब दुनिया निकली जो घायलों को बचाने की बजाय उन्हें छोड़ देना पसंद करती थी। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, उनकी खराब दवा और सफाई की वजह से चीजें और भी खराब हो जाती हैं। एक बार तो उन्होंने एक आम इन्फेक्शन के लिए एक सिपाही का पैर ही काट दिया था। भले ही वह बच्चे को गांव में ले जाने में कामयाब हो गया, सुख को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा, जो थे धार्मिक कट्टरपंथी। गांव के धार्मिक नेताओं को लगा कि बच्चा इसलिए जिंदा बच गया क्योंकि उस पर एक भूत का साया था। उन्होंने सुझाव दिया कि उसे आग से शुद्ध किया जाए, क्योंकि वह पहले से ही शुद्धिकरण कर रहे थे। जैसे कुछ हुआ ही न हो, वह लोग इंसानों को लकड़ी की तरह जला रहे थे। सियोक पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसी दुनिया में आ गया है जहां इंसानी हकूक का कोई मतलब नहीं है। इस सब के बावजूद सियोक अगले 20 साल तक जिंदा रहा और अब उसने आखिरकार मॉन्स्टर को हराकर दुनिया को बचा लिया है। शोके को सुकून मिलता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया है और नाइट सियोक पर हमला करने की तैयारी करता है। उसे कहता है कि वह खुश है कि सियोक जानता है कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। सियोके उस आदमी की तरफ मुड़ता है, उसे बताता है कि उसे उनकी दुनिया से सच में नफरत है। इस वक्त तक नाइट को भी पता है कि उसमें सियोक से लड़ने की ताकत नहीं है। उसे समझ आता है कि उन्होंने असल में एक मॉन्स्टर को काबू करने के लिए दूसरा मॉन्स्टर बनाया है। तभी एसजोक आसमान की तरफ देखता है और डेवी को चिल्लाता है, उसे अपनी कसम पूरी करने को कहता है क्योंकि उसने दुनिया को बचा लिया है जैसे उसने कहा था। अचानक आसमान खुल जाता है और डेवी दिखाई देती है। उसकी इतनी तकलीफ सहने की तारीफ करती है, लेकिन सुक उसकी तारीफों के लिए तैयार नहीं है और उसे अर्थ पर वापस भेजने के अपने वादे की याद दिलाता है। डेवी जोक से पूछती है कि क्या उसे सच में यह दुनिया पसंद नहीं है। भले ही उसने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वह उसके लिए भी खतरा बन सकता है। वह उसे बताती है कि अगर वह अर्थ पर वापस जाता है तो एक हीरो के रूप में उसकी सारी कामयाबियां बेकार हो जाएंगी। सियोक डेवी को कहता है कि मजाक करना बंद करे क्योंकि उसे यकीन है कि वह उसके जाने से खुश है और डेवी उससे सहमत होती है। कहती है कि दुनिया को अब एक मॉन्स्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उससे पूछती है कि क्या उसे वापस जाने के अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा। और सियोक उसे बताता है कि उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह उस दुनिया में वापस जाए जिसे वह पहले जानता था। सियोक इस दुनिया से पहले ही थक चुका है जिसने उसे नरक दिखाया है और डेवी उसकी इच्छा पूरी करती है। एक चमकदार सुनहरी रोशनी सियोक को घेर लेती है और डेवी सियाक को बताती है कि अर्थ पर उसका शरीर खत्म हो चुका है, इसलिए वह उसकी आत्मा को एक नए शरीर में डालेगी। सियोक यह सुनकर हैरान हो जाता है और वह डेवी से पूछता है कि वह कौन बनेगा। डेवी उसे बताती है कि वह उसे पूरी तरह समझा नहीं सकती, लेकिन वह उसे बताती है कि यह एक ऐसा शरीर है जिसका अंत बहुत बुरा होगा। फिर भी उसे यकीन है कि वह जिंदा बच जाएगा क्योंकि वह इसी में अच्छा है। सियोके डेवी को कहता है कि उसे सच में कोई परवाह नहीं है क्योंकि जब तक वह अर्थ पर वापस आ जाता है वह जरूर जिंदा बच जाएगा उसके मुकाबले जो उसने अपनी बेकार दुनिया में झेला है। उसके थोड़ी देर बाद जोक अपने नए शरीर में आंखें खोलता है और वह अब साल 2025 में है। पता चलता है कि वह चांद सियोक नाम के एक आम आदमी के शरीर में आ गया है। जोक बेड से उठता है इस सुकून के साथ कि उसे अब उन गद्दारों को नहीं देखना पड़ेगा जो उसे मरना चाहते हैं। फिर उसे कमरे में एक आईना दिखता है और वह आईने के पास जाता है ताकि अपनी नई शक्ल देख सके। तभी उसे आखिरकार समझ आता है कि वह अर्थ पर वापस आ गया है। वह कमरे में चारों तरफ देखता है कि उसके पास साफ पानी है इस्तेमाल करने के लिए, उस बेकार दुनिया के उल्टा जहां से वह आया है। आग भी आसानी से बन जाती है, पागलों की तरह लकड़ी काटने की बजाय। सुख जश्न मनाता है क्योंकि यही वह चीज थी जो उसे याद आ रही थी और उसे टेबल पर चिकन का एक बॉक्स भी मिलता है। बिना किसी झिझक के वह चिकन पकड़ता है और बस एक स्वाद ही उसे खुशी से पागल कर देता है। वह खुशी के आंसू रोता है क्योंकि इतने सालों के नरक के बाद वह आखिरकार फिर से खाना चख सकता है। जब वह अर्थ पर अपने आने का जश्न मना रहा होता है तो वह सड़क के बीच में एक चमकदार लाल रोशनी को देख नहीं पाता क्योंकि अर्थ अभी साल 2025 में है। उसे समझ आता है कि यह दुनिया और वह दुनिया जहां उसे ले जाया गया था एक ही समय का प्रवाह फॉलो करते हैं, लेकिन उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि चाहे अर्थ कितनी भी मुश्किल और कठिन हो, उसे यकीन है कि यह कभी भी उस दूसरी दुनिया जितनी बुरी नहीं होगी जहां से वह अभी वापस आया है। खाना खत्म करने के बाद सी हॉक गर्म शावर लेने के लिए बाथरूम में जाता है और उसके बाद एसी के साथ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाता है। वह खिड़की के पास जाता है साफ आसमान को घूरने के लिए। एक साथ वह सब कुछ समेटने की कोशिश करता है जो उसने खो दिया था। वह सोच रहा होता है कि अपनी जिंदगी के साथ क्या करे जब एक बदसूरत दिखने वाला मॉन्स्टर खिड़की पर दिखाई देता है, सियोक को नीचे घूरता हुआ। जोक डर के मारे चिल्लाता है, सोचता है कि वह क्या देख रहा है। तभी एक पब्लिक अनाउंसमेंट पूरे इलाके में गूंजती है।
सभी रहने वालों को बताती है कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कोरोजन रिफ्ट दिखाई दिया है। शाल्क पूरी तरह उलझन में है कि वह पीए सिस्टम पर किस बारे में बात कर रहे हैं। अनाउंसर आगे कहता है कि सभी रहने वालों को तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने की अपील की जाती है। सियोक हैरान रहता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि पूरी खिड़की अब मॉन्स्टर से ढकी हुई है जो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। शोक होश में आता है जब खिड़की टूट जाती है और मॉन्स्टर्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। सियाल्क भागता है जबकि सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स क्या हैं। जैसे ही वह उसका पीछा करते हैं, जोक की समझदारी उसे बचा लेती है क्योंकि वह एक खिड़की से कूदकर लेज पर छुप जाता है ताकि मॉन्स्टर्स के गुजरने का इंतजार कर सके। जब वह चले जाते हैं तो वह वापस ऊपर चढ़ जाता है और चैन की सांस लेता है कि उसने आखिरकार मॉन्स्टर्स को पीछे छोड़ दिया है। अचानक उसे दूर एक बच्चा दिखता है और वह उस छोटे लड़के के पास दौड़ता है। उससे पूछता है कि वह ऐसी खतरनाक जगह पर क्या कर रहा है। वह सुझाव देता है कि वह जल्दी से शेल्टर में वापस चले, लेकिन बच्चा उस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा चिंतित है जिसे उसने पहले देखा था क्योंकि वह उसे मरना चाहता है। वह शुक से पूछता है कि क्या वह उसके साथ आना चाहेगा और स्योके उसे गुस्से से देखता है। सोचता है कि यह लड़का क्या बोल रहा है। पता चलता है कि धरती 13 सालों से ऐसी ही है क्योंकि वह बच्चा शेल्टर में जाने से मना कर रहा है। सियाल्क के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और वह उस बच्चे के साथ ही चल देता है। वह बच्चा फिर उसे समझाता है कि कोरोजन रिफ्ट एक ऐसी जगह है जहां से मॉन्स्टर निकलते हैं और किसी को नहीं पता कि वह क्यों बनते हैं या कब और कहां दिखेंगे। यह सुनने के बाद सियाक सोचने लगता है कि वह नरक और दूसरी दुनिया से गुजरा सिर्फ धरती पर वापस आने के लिए और उसे भी बुरी हालत में पाया। वह बच्चा हैरान है कि उसे सियोक को बातें समझानी पड़ रही हैं और वह उससे पूछता है कि उसे क्यों नहीं पता। सियोक झूठ बोलता है कि वह अमेरिका में रह रहा था, लेकिन इससे एक और नया मसला खड़ा हो जाता है क्योंकि लोग अमेरिका से कोरिया नहीं आ सकते। वह बच्चा सियोक को अजीब तरीके से घूरता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोल रहा है। सियोक बात का टॉपिक अपने से दूर करने में कामयाब हो जाता है और वह उस बच्चे से उस हंटर के बारे में पूछता है जिसे वह पसंद करता है। वह बच्चा जवाब देता है कि उसका नाम ली सियोन है। वह लड़का बताता है कि सुने जनबे गिल्ड में है और वह धरती पर 10वें नंबर पर है। लगता है उसका मुख्य हथियार ग्रेट स्वॉर्ड है और वह अभी चिरवन में एक कोरोजन रिफ्ट से निपट रही है। जिस तरह से वह लड़का सायन के बारे में सब कुछ बता रहा है, सियोक सिर्फ चैन की सांस ले सकता है कि वह टॉपिक को अपने से दूर कर पाया। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि एक आम इंसान मॉन्स्टर से लड़ रहा है, बिल्कुल उस दूसरी दुनिया की तरह जहां से वह आया था। वह लड़का अभी भी सब कुछ बता रहा है जो सियोक को जानने की जरूरत है। तभी सियोक अचानक उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि बकबक करना बंद करो। वह कोने से झांक कर देखते हैं। दूर 5 मॉन्स्टर दिखते हैं, लेकिन सियोक समझ जाता है कि एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है जिससे वह कुल 6 हो जाते हैं। सियोक शुक्रगुजार है कि जिस शरीर में वह है उसमें थोड़ी ताकत है क्योंकि वह कई दुश्मनों से लड़ने का आदी है। सियोके सोचता है कि मॉन्स्टर से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मसला उसके साथ वाला बच्चा है और जैसे ही वह मुड़कर उस लड़के को देखता है वह पहले ही कांप रहा है। सियोके यकीन नहीं कर सकता कि मॉन्स्टर को मारने का उसका सारा हौसला गायब हो गया है एक के सामने आने के बाद। सियोके परेशान है कि क्या करे क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन अचानक उसे हवा में माना की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही वह पक्का करता है कि यह दूसरी दुनिया जैसा ही है, सियोक मॉन्स्टर पर हमला करने का फैसला करता है। वह अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आता है और उनमें से एक को पैराडॉक्स फ्लेम से मारता है। सियोक शुक्रगुजार है कि उसके पास अभी भी वह स्किल है जो दूसरी दुनिया में उसकी रूह में थी। भले ही ताकत उतनी नहीं है जितनी उसने सोची थी, वह मानता है कि जो वह करना चाहता है उसके लिए यह काफी है। मॉन्स्टर का सर बहुत दर्द में जल जाता है और वह बच्चा शौक की तारीफ करता है। कहता है कि उसने जो किया वो कमाल था। वह तुरंत शौक को अपना मास्टर कहता है कि उसके पास एक यूनिक स्किल है और शौक समझ जाता है कि धरती पर खास टेक्निक्स को यूनिक माना जाता है। मॉन्स्टर अभी भी जल रहा है जब वह लड़का फैसला करता है कि उसे पक्का करना है कि वह मर गया है। वह जहां आग अभी भी जल रही है वहां दौड़ता है, जबकि शूइंग उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि आग के पास न जाए जब तक टारगेट मर न जाए। जैसे ही वह चोट खाने वाला होता है, जोक सुपरमैन की तरह बीच में आता है, आग को अपने हाथों से रोकता है और इसमें खुद को चोट पहुंचाता है। शोके बच्चे को कहता है कि ऑनलाइन चीजें देखना बंद करे क्योंकि असलियत फिल्मों से अलग होती है। जियोक फिर उसकी छड़ी उधार लेता है जो उसने पकड़ी हुई है। उसका इस्तेमाल उन मॉन्स्टर को काटने के लिए करता है जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सियोक ये इतनी सफाई से करता है जैसे वह असली तलवार इस्तेमाल कर रहा हो। जो वह देख रहा है उससे लड़के को पूरी तरह हैरान कर देता है। वह सुयोग की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या वह एक छुपा हुआ हंटर है। शौक दूसरी तरफ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से पूरी तरह खुश नहीं है क्योंकि वह वापस उसी जिंदगी में आ गया है जिससे वह भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वह शेल्टर पर पहुंचते हैं और शौक बच्चे को ब्रैट कहना शुरू करता है, उसे एलिमेंट्री स्कूलर मानने की बजाय। जैसे ही वह शेल्टर में कदम रखते हैं, लड़के की माँ उसे देखती है और उसका नाम चिल्लाती है जो यूनसियोन निकलता है। वह अपने बेटे की तरफ दौड़ती है, शोक का शुक्रिया करती है कि उसे सुरक्षित शेल्टर तक लाया क्योंकि वह जानती है कि यह मुश्किल रहा होगा। जब वह औरत अपने बेटे को गले लगा रही होती है, जोक देखता है कि उसने महंगी चीजें पहनी हुई हैं जो बताता है कि वह अमीर है। जोक तुरंत समझ जाता है कि जोंग ब्रैट क्यों है और अचानक बाहर की दीवार एक मॉन्स्टर से टूट जाती है। तुरंत घबराहट फैल जाती है और सब सुरक्षा के लिए भागने लगते हैं।
वह यकीन नहीं कर सकते कि बाहर की दीवार टूट गई है और जब सब भाग रहे हैं च्योंग सियोक को उनके पीछे आने के लिए बुलाता है, लेकिन सियोक गुस्से में वहां खड़ा रहता है क्योंकि वह यकीन नहीं कर सकता कि वह सिर्फ एक आम दुनिया में वापस आना चाहता था, लेकिन किसी तरह उसके साथ गड़बड़ हो रही है। उसके शरीर में गुस्सा भर जाता है जब वह सोचता है कि क्या वह कुछ ज्यादा मांग रहा है। वह तलहे अपनी हथेली को घूरता है जो सियांग को बचाते हुए जल गई थी, उसे उस नाम से बुलाने से पहले जो उसने उसे दिया था, जो ब्रैट है। सियोक सियोंग से पूछता है कि वह हंटर क्यों बनना चाहता है जबकि उसकी फैमिली साफ तौर पर अमीर है। सियोक जानता है कि वह लड़का कहीं आराम से छुप सकता था और उसे लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। तभी सियोन दुखी सच बताता है कि उसने अपने पिता को एक मॉन्स्टर के हाथों कैसे खो दिया। लगता है एक करोजन रिफ्ट अंडरग्राउंड बंकर में खुल गया जहां वह छुपकर बैठे थे। सबको लगा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन यह वही दिन था जब शियोंग को कड़वा सच पता चला कि धरती पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। शियोंग कहता है कि वह अभी तक स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वह सबसे स्ट्रांग हंटर बनने का प्लान बनाता है ताकि सभी करोजन रिफ्ट्स को खत्म कर सके, ताकि वह दुनिया को बचा सके। शियोंग ये पूरे हौसले के साथ कहता है और जोक को बताता है कि उसे वह बेवकूफ लग सकता है, लेकिन जोक उसे बीच में रोक देता है, कहता है कि वह सच में एक महान हंटर बनेगा, लेकिन वह उसे हैरान कर देता है यह बताकर कि वह दुनिया को नहीं बचा पाएगा। शियोंग की माँ पहले ही घबरा रही है और वह अपने बेटे को कहती है कि उनके जाने का समय हो गया है। शियोंग हिचकिचाता है क्योंकि श्यूकी अभी भी मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। अचानक उन्हें अपने पीछे एक तेज रोशनी दिखती है और जब वह मुड़ते हैं वह हैरान हो जाते हैं देखकर कि स्टोक ने पहले ही मॉन्स्टर को अपने पैराडॉक्स फ्लेम से मार दिया है। शुक शियोंग को बताता है कि वह दुनिया को नहीं बचा पाएगा क्योंकि वह इसे पहले ही बचा चुका होता। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ शॉक सियोंग को बताता है कि दुनिया को बचाना उस इंसान का काम है जिसने ये पहले भी किया हो। सब कुछ ठीक होने के बाद और सियोक ने सियांग से वादा किया था कि वह दुनिया को बचाएगा। वह बस अपने अपार्टमेंट में चला गया वीडियो गेम खेलने के लिए और जंक फूड खाने के लिए। भले ही उसने सबको कॉन्फिडेंस से बताया था कि वह दुनिया को बचाएगा, वह कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि उसमें इच्छा की कमी थी। उसके पास बहुत सारा खाना और वीडियो गेम थे उसका साथ देने के लिए। इसके अलावा इस जोक नहीं सोचता कि उसकी जरूरत है क्योंकि पहले ही हंटर दिन रात काम कर रहे हैं दुनिया को बचाने के लिए। तभी सुओक अपना फोन उठाता है और जंक ऑर्डर करता है और तभी उसे असलियत पता चलती है कि उसने अपनी सारी टर्मिनेशन पे खर्च कर दी है। पता चलता है कि शरीर का असली मालिक एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी नौकरी चली गई जब कंपनी एक कोरोजन रिफ्ट की वजह से दिवालिया हो गई। फिर उसे समझ आता है कि उसे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी अब जब उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। उसने पहले ही नौकरी ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि आम नौकरियां नहीं मिल रही हैं कोरोजन रिफ्ट्स के लगातार आने की वजह से। असल में ज्यादातर कंपनियां पहले ही बंद हो रही हैं, जिससे स्कियोक पूरी तरह परेशान है कि क्या करे। वह परेशानी में अपने बेड पर लेटा है जब उसके फोन पर हंटर भर्ती का नोटिफिकेशन आता है। क्योंकि उसे इस काम में पहले ही एक्सपीरियंस है, सियल्क हंटर एसोसिएशन की तरफ जाता है। बिल्डिंग में घुसते ही उसे बहुत सारे दूसरे लोग मिलते हैं जो हंटर बनने के मकसद से वहां हैं। सियोक दो लड़कों को बात करते हुए सुनता है कि चुनाव प्रक्रिया सिर्फ एक रस्मियत है क्योंकि आजकल चुनने के लिए सिर्फ एक यूनिक स्किल दिखानी होती है। सब कुछ आमतौर पर चल रहा है। जब मशहूर सायोन बिल्डिंग में आती है, आखिरकार उम्मीदवारों में गड़बड़ मचा देती है। सभी उम्मीदवार उसे देखकर खुश हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही सोचा था कि वह नहीं मिलेगी क्योंकि वह चाओरवन गई थी एक कोरोजन रिफ्ट को काबू करने। उम्मीदवार नतीजा निकालते हैं कि जन्ना बी स्क्वाड ने एसआईयून को खुद भेजा होगा उम्मीदवारों में से सबसे अच्छे को ढूंढने के लिए, लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि वह किसके लिए वहां है। पता चलता है कि वह हान संगा नाम की एक उम्मीदवार है जो एकेडमी से पास आउट है और उसकी जागी हुई शक्ति इलेक्ट्रोकिनेसिस है। जब सायोन उसकी फाइल पढ़ती है, वह संगा को उसकी शक्ति के बारे में छेड़ती है, पूछती है कि क्या वह बैटरी चार्ज कर सकती है। उसका असिस्टेंट उसे जल्दी से याद दिलाता है कि वह लड़की हंटर है, पावर जनरेटर नहीं। वह उसे बताता है कि अफवाहें हैं कि संगा अपनी शक्ति में माहिर है, जिसका मतलब है कि वह काफी काम की होगी। सायन का दूसरा असिस्टेंट बीच में बोलता है, कहता है कि कोरोजन रिफ्ट्स में शिकार करना असली लड़ाई है और भले ही उम्मीदवार एकेडमी में अच्छा करते हैं, कई बार असली लड़ाई में अच्छे नतीजे नहीं मिलते। सायन उस लड़के की समझदारी की तारीफ करती है और उसे एक कैंडी देती है, जबकि दूसरा लड़का गुस्से से देखता है। सायन अच्छे से जानती है कि प्रैक्टिस और असली लड़ाई पूरी तरह अलग हैं, इसलिए एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगा जिन्होंने सिर्फ सुरक्षित ट्रेनिंग ली है असली लड़ाई को झेलना। वह मानती है कि संगा को आखिरकार ढलने में बहुत समय लगेगा। कुछ देर बाद होस्ट स्टेज पर आता है सबका अरीना में स्वागत करने के लिए। वह उन्हें बताता है कि पहला मैच शुरू होने वाला है और सायन उम्मीद करती है कि संगा अपनी कीमत इतनी बढ़ाएगी कि उसे यकीन दिला सके। होस्ट फिर सबको बताता है कि पहला उम्मीदवार दिलचस्प है क्योंकि वह एक आम इंसान है जो हंटर एकेडमी से भी नहीं है, जो काफी अजीब है। होस्ट जानने के लिए उत्सुक है कि सियाल्क में कितनी हिम्मत है स्टेज पर खड़े होने की और सियोक का नाम पुकार कर उसे भीड़ से मिलाया जाता है। उसका विरोधी भी स्टेज पर आता है और होस्ट मैच के नियम बताता है। वह उन्हें बताता है कि एसोसिएशन द्वारा दिए गए हथियारों के अलावा निजी हथियार अलाउड नहीं है। इसके अलावा जानलेवा चोट पहुंचाना मना है। अंदर ही अंदर सियाक को सिर्फ दुनिया को बचाने की चिंता है, अच्छा खाना खाकर और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना। और यह करने के लिए वह समझ जाता है कि पहला कदम टूर्नामेंट में अच्छे नतीजे लाना है।
सब कुछ तैयार होने के बाद रेफरी मैच शुरू करता है और सियोक का विरोधी अपनी बर्छी में आग लगा देता है, जबकि सियोक का मजाक उड़ाता है कि वह एक कचरे का थैला है जिसे माना इकट्ठा करना भी नहीं आता। उस लड़के ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है, लेकिन वह सियोक का मजाक उड़ाता है। उसे कहता है कि अपनी हार को इज्जत समझे। वह सियोक की तरफ दौड़ता है, जबकि शेखी मारता है कि वह हंटर एकेडमी का हमेशा जीतने वाला स्पीयर मास्टर है। तभी वह लड़का अचानक देखता है कि उसे शौक कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, सियोल्क उसके बगल में दिखता है और वह उसके पेट में मुक्का मारता है। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ा देता है। शल्क वहां नहीं रुकता और उस लड़के के सर पर अपरकट मारता है उसे गिराने के लिए। वह लड़का दर्द में घुटनों पर गिर जाता है, जबकि उसके कुछ दांत गायब हैं। सियोका हैरान है कि वह लड़का पहले ही जमीन पर गिर गया है, जबकि वह तो खुद को रोक रहा था क्योंकि वह उस लड़के को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सियोक बस मान लेता है कि वह लड़का नया है, इसलिए वह कमजोर है, क्योंकि वह यकीन नहीं करना चाहता कि हंटर इतने ही कमजोर होते हैं। इसी बीच सायोन ने देखा जो जॉक ने किया और वह हैरान रह गई। वह तुरंत अपना टैबलेट निकालती है जॉक का बैकग्राउंड चेक करने के लिए। उसे पता चलता है कि वह बस एक आम लड़का था जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था और उसके शरीर में माना भी नहीं है। एसआईयून का एक असिस्टेंट कहता है कि सियोक का मुक्का किस्मत से लगा होगा, लेकिन सियून उसे कचरा कैंडी देती है, जिसका मतलब है उसे चुप रहने को कहना। सायोन उन्हें बताती है कि जॉक जानबूझकर माना इकट्ठा नहीं कर रहा है। अरीना में वापस सोक फैसला करता है कि लड़ाई को एक बार में खत्म कर दे, क्योंकि उसे दिखाना है कि वह काबिल है। सियोक फिर अपने विरोधी के पीछे जाता है और वह लड़का डर के मारे लगभग अपनी पैंट गंदा कर देता है जब वह सियोक को अपनी तरफ आते हुए देखता है। सियोक उसे यकीन दिलाता है कि यह जानलेवा चोट नहीं होगी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही उसने लड़के पर नरम रहने का वादा किया था, इस जोक उसे बेहोश कर देता है। आखिरकार दिन की पहली जीत हासिल करता है। इससे सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं और सायन देखती है कि दूसरे गिल्ड्स पहले ही सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन सायोन उनसे पहले अपनी चाल चलने का प्लान बनाती है ताकि वह देख सके कि सियोक असल में क्या है। सियोन जाने के लिए खड़ी होती है और जब उसके साथी उससे पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है, वह बताती है कि उसे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलने जाना है। जैसे ही कंपटीशन आगे बढ़ता है, सियोक अपने विरोधियों को काफी आसानी से हराता रहता है। शुक इस बात से निराश है कि नए हंटर कितने कमजोर हैं। वह उनके खिलाफ हथियार भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि वह उन्हें अपने नंगे हाथों से मार रहा है। सियोक आखिरकार इस बात से निराश है कि हंटर एकेडमी में उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि उसने एक भी काबिल उम्मीदवार से लड़ाई नहीं की है। थोड़ी देर बाद सियोक फाइनल में पहुंच जाता है, जहां वह संगा के खिलाफ लड़ेगा। सब उस पर भरोसा कर रहे हैं सियोक की जीत की दौड़ को रोकने के लिए। जैसे ही संगा स्टेज पर कदम रखती है, शौक उसकी तारीफ करता है। कहता है कि वह अकेली है जिसे उसने देखा है जिसने सबसे ज्यादा माना इकट्ठा किया है। संगा दूसरी तरफ सियोक को बताती है कि वह किस्मत से इतनी दूर तक पहुंच गया है, लेकिन उसे बताती है कि अब और कोई इत्तेफाकर नहीं होगा। संगा अपनी तलवार पकड़ती है, कहती है कि उसे समझ आ गया है कि सियोक के पास कोई यूनिक स्किल नहीं है, इसलिए वह अपने सामने सबको मुक्का मार रहा है। लेकिन वह उसे बताती है कि उसका उस पर नरम रहने का कोई इरादा नहीं है। सियोके घबराहट में उसकी सोचने के लिए शुक्रिया करता है और जब यूनिक स्किल की बात आती है जो उसके पास है, उसका संगा पर इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। संगा फिर गहरी सांस लेती है जब वह अपना माना इकट्ठा करती है, सियोक पर कयामत ढाने के लिए तैयार। एक बार जब वह तैयार हो जाती है, वह सियोक की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। सियोक हवा में उछलता है उसके हमले से बचने के लिए। संगा यकीन नहीं कर सकती कि अभी क्या हुआ, क्योंकि सियोक ने बस उछलकर बिजली को डॉज कर दिया। सियोके दूसरी तरफ उसकी स्किल से प्रभावित है, क्योंकि ब्लेड और हैंडल में बिजली का करंट डालकर उसने उन्हें मैग्नेटिक बना दिया। ऐसा करके उसने तलवार खींचने की शक्ति में मैग्नेटिक फोर्स जोड़ दी और आखिरकार उसे एक रेल गन में बदल दिया। जोक संगा को बताता है कि वह अब तक सबसे अच्छी रही है, लेकिन उसे बताता है कि वह एक जरूरी बात भूल रही है। वह उसे बताता है कि वह सिर्फ जल्दी हमला करने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। असल में उसकी गलती यह थी कि तलवार को और तेज करने के लिए उसने खाली हवा में एक मैग्नेटिक रेल बना दी। सियोक उसे बताता है कि चाहे वह कितनी भी तेज और ताकतवर हो, कोई बेवकूफ नहीं होगा जो ऐसे हमले को झेलेगा जिसका रास्ता साफ दिख रहा हो। संगा अभी भी सोचती है कि सियोक किस्मत वाला है और वह उसे कहती है कि ज्यादा अकड़ न दिखाए, क्योंकि वह उस जैसों को उस टेक्निक का इस्तेमाल किए बिना भी हरा सकती है। वह सियोक की तरफ एक और टेक्निक से दौड़ती है, लेकिन एक धीमी टेक्निक से। सियोके आसानी से इससे आगे निकल जाता है। संगा से पूछता है कि क्या वह सच में इतनी बेवकूफ है, क्योंकि उसने उसकी सबसे तेज टेक्निक को डॉज कर दिया था, लेकिन वह उसे और भी धीमी चीज से मारने की कोशिश कर रही है, सायोके से न हारने की कोशिश करते हुए। संगा एक बहुत ताकतवर टेक्निक का इस्तेमाल करती है जमीन तोड़ने के लिए, और एसईओ ओके जल्दी ही समझ जाता है कि वह लड़की अपनी पूरी ताकत लगा रही है। एसईओ ओके को लगता है कि अगर वह ऐसे ही करती रही तो बुरी तरह हार जाएगी। शल्क फिर लड़ाई खत्म करने का फैसला करता है, कहता है कि उन्होंने काफी मजा कर लिया है। वह उसे छेड़ता है, कहता है कि अगर उसे दर्द हो तो अपना बायां हाथ उठाए। इससे पहले कि संगा कुछ कर पाती, शौक उस तक पहुंच जाता है और उसके पेट में मुक्का मारता है, जिससे उसके अंदर के अंग हिल जाते हैं, जबकि वह अभी भी समझने की कोशिश कर रही होती है कि क्या हो रहा है। शौक लड़ाई खत्म कर देता है, एक और मुक्के से जो उसे दूर तक फेंक देता है। संगा बेहोश हो जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जोक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह हरा देगा।
शल्क स्टेज से जाने के लिए पलटता है, लेकिन अचानक देखता है कि संगा अपना बायां हाथ उठा रही है। सियुक को वह मजाक याद आता है जो उसने किया था जब उसने कहा था कि अगर दर्द हो तो अपना बायां हाथ उठाना, और वह हैरान है कि उसने सच में हाथ उठाया। इससे पहले कि सियाक जा पाए, रेफरी को एक जरूरी खबर मिलती है और वह जल्दी से बताता है कि टूर्नामेंट का स्केड्यूल बदल दिया गया है। वह सियोक को थोड़ा ब्रेक लेने को कहता है, जिससे सियोक पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है क्योंकि लड़ाई तो पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। रेफरी फिर कुछ हैरान करने वाला बताता है, कहता है कि सियोक और एक एक्टिव हंटर का एक स्पेशल मैच होने वाला है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि एक्टिव हंटर का नाम पहले ही ऑडियंस को मॉनिटर पर बता दिया गया है, जो सिर्फ उनके लिए है। पूरी भीड़ पागल हो जाती है और सियोक समझ जाता है कि वह हंटर बहुत स्किल्ड होगा। ये हंटर और कोई नहीं सायोन निकलती है और सियुक सोचता है कि क्या वह उसकी ताकत को परखने आई है। ऐसी यून अपनी ग्रेट स्वर्ड के साथ स्टेज पर आती है। सियोक को कहती है कि उसे उससे लड़ना होगा क्योंकि उसकी स्किल्स को कंफर्म करने का और कोई तरीका नहीं है। वह अपना और उस गिल्ड का नाम बताती है जिसके लिए वह काम कर रही है और सियोक को उसके साथ एक सही मैच करने का सुझाव देती है। वह योक को बताती है कि वह मैच मना कर सकता है क्योंकि ये बहुत अचानक है। पास से देखने पर एसियो के समझ जाता है कि सायोन दुनिया में 10वें नंबर पर क्यों है, क्योंकि उसकी शांति और ऑरा देखने लायक है। भले ही वह जानता है कि उसके लिए सायन से इस शरीर में लड़ना मुश्किल होगा। शोक को कोई दिक्कत नहीं होती और वह खुशी से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। शोक सुझाव देता है कि मैच तुरंत शुरू किया जाए, जिससे रेफरी हैरान रह जाता है। शोक कॉन्फिडेंस से बताता है कि उसने अपनी ज्यादातर स्टैमिना इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए वह ठीक है, क्योंकि वह टूर्नामेंट में सबसे अच्छा रिजल्ट चाहता है। एसीओ सोचता है कि सेयून से लड़ना उसकी मदद करेगा। शोके फिर अपना भाला पकड़ता है, यह देखने की उम्मीद में कि क्या वह अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। लड़ाई के 30 मिनट बाद भी शोक अभी भी खड़ा है, लेकिन वह पहले ही सियोन की जबरदस्त ताकत के खिलाफ मुश्किल में है। शोके को यकीन नहीं होता कि वह इतने मजबूत शरीर वाली औरत से लड़ रहा है। फिर भी वह सियोन को पीछे धकेल पाता है और उसे यह भी एहसास होता है कि उसकी स्पीड कम हो गई है लड़ाई के शुरुआती दौर के मुकाबले। शुक सायोन से लड़ते हुए खाली जगह देख सकता है, लेकिन उसका शरीर इतना तेज नहीं है कि उनका फायदा उठा सके। वह पहले ही पसीने से भीगा हुआ है और सायोन से 30 मिनट लड़ने में ही बहुत थका हुआ लग रहा है। सियोन फिर उसे छेड़ती है, कहती है कि वह कुछ समय बाद पहली बार एक अच्छे वार्म अप की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि सियोन पहले ही थक गया है। फिर भी वह अभी भी इम्प्रेस है कि सियोन उतने मिनट तक लड़ पाया जितने वह लड़ा, क्योंकि वह तो पहले 5 मिनट में ही उसके गिरने की उम्मीद कर रही थी। सायोन फिर सियोक की तरफ दौड़ती है, मैच खत्म करने की उम्मीद में। सियोन को अपनी तरफ दौड़ते देख सियोक सोचने लगता है कि क्या करे। उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई माना जमा नहीं है और हवा में भी माना बहुत कम है। भले ही वह अपनी खास स्किल इस्तेमाल करने से हिचक रहा था, उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, और जैसे ही वह उस तक पहुंचने वाली होती है, वह पैराडॉक्स फ्लेम एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से वह आखिरी मिनट में सायोन के हमले से बच पाता है। सायोन हैरान है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने इतनी ताकत और सही निशाने से वार किया था कि शियोक के लिए बचना नामुमकिन होना चाहिए था, लेकिन वह बच गया। वह उसके शरीर पर एक काली आग भी जलती हुई देखती है, जिससे वह क्यूरियस हो जाती है। शल्क मुस्कुराता है क्योंकि उसने अभी उस ताकत का इस्तेमाल किया है जिस पर वह धरती पर वापस आने से पहले सबसे ज्यादा भरोसा करता था। असल में पैराडॉक्स फ्लेम चीजों को नहीं जलाती, नॉर्मल आग की तरह नहीं, और ये आग उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके जलती है जिन्हें उसने फ्यूल बनाया है। अभी तक शिव उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं जला सकता जिनमें ज्यादा इग्निशन पॉइंट्स होते हैं, जैसे सेल्फ मेमोरी या रीजन, जिससे उसके पास जलाने के लिए एक ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बचता है, जो है थकावट। सियोक सियोन की तरफ दौड़ता है और सियोन देख सकती है कि वह और भी तेज हो गया है। सियोक एक ताकतवर वार करता है जो सियोन को बहुत मुश्किल से रोकने पर मजबूर करता है, और वह हैरान है कि शुक इतने कम समय में ठीक कैसे हो गया। दोनों के बीच लड़ाई तुरंत एक और लेवल पर पहुंच जाती है जब वह अपने हथियार टकराते हैं, जिससे टकराने की आवाजें और रोशनी निकलती है। सायन देखती है कि हवा में माना की कंसंट्रेशन कभी ज्यादा और कभी कम हो रही है, और ये अजीब है क्योंकि अरीना की सेटिंग्स नहीं बदली हैं। पता चलता है कि पैराडॉक्स फ्लेम माना रिलीज करती है जब वह एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जलाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग गर्मी रिलीज करती है जब वह चीजों को जलाती है। अब सियोक को माना का इस्तेमाल करके पैराडॉक्स फ्लेम को जलाना है, और पैराडॉक्स फ्लेम बदले में उसकी थकावट को जलाकर और माना पैदा करती है, जिससे एक न खत्म होने वाला चक्कर बनता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, अपने ताकतवर हमलों से अरीना की जमीन को तोड़ते हुए, और यह सियक के हार न मानने की वजह से है, क्योंकि वह पहले ही लंबी लड़ाइयों का आदी है। एक जगह पर सायोन उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह यह जारी रख सकता है, और जॉक उसे यकीन दिलाता है कि वह कर सकता है। शुक उससे पूछता है कि क्या उसे ऐसे लड़के पसंद हैं जो हार मानना नहीं जानते, और सायोन जवाब देती है कि उसे वह नापसंद है। जैसे जले हुए पेड़ राख छोड़ते हैं, वैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम भी एक रेसिड्यू छोड़ती है। अगर सब कुछ बाद में जल जाता है, जब तक सिर्फ रेसिड्यू बचता है, तो पैराडॉक्स फ्लेम आखिर में गायब हो जाएगी। 4 घंटे की तेज लड़ाई के बाद सायोन आखिर में शियोक को जमीन पर गिरा देती है, और सायोन उसकी तारीफ करती है इतनी देर तक लड़ने के लिए। एक बार जब सियोन को विनर घोषित कर दिया जाता है, तो वह अपनी जेब से एक बड़ा लॉलीपॉप निकालती है और उसे जॉक को देती है, कहती है कि यह उसकी मेहनत का इनाम है। वह उसे बताती है कि उसका बिजनेस कार्ड भी लॉलीपॉप के साथ है। शोक कार्ड देखता है,
और सायन उसे बताती है कि वह डिटेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। वह उसे कहती है कि तब तक उसे कॉल करे और सिलेक्शन ट्रायल्स खत्म होने के बाद सोक को उसका अवार्ड लेने के लिए आगे बुलाया जाता है। कुछ दिन बाद स्योके अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके कार्ड की डिटेल्स देखता है। उसे एहसास होता है कि स्मार्टफोन उसे सब कुछ बता देता है जो उसे जानने की जरूरत है। शोके सायोन से मिलने जा रहा होता है जब वह एक बड़े आदमी से टकरा जाता है जो उसका रास्ता रोकता है। शोके उससे पूछता है कि वह कौन है, लेकिन वह बस शोके को अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। स्योक उसे देखता है और समझ जाता है कि उस आदमी का नाम यून सुंग ह्युन है। वह टेबेक गिल्ड का एक पार्टनर हंटर है और बिना वक्त बर्बाद किए वह जॉक को अपने गिल्ड में आने को कहता है। ह्योन जॉक को यकीन दिलाता है कि अगर वह उसके पास आकर एक्सपीरियंस लेगा तो वह एक स्टार बन जाएगा। जॉक ह्योन की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसी समय उसे याद आता है कि उसकी पहले ही चियून के साथ बात हो चुकी है, इसलिए वह ह्युन को तुरंत जवाब नहीं दे सकता। तो वह शांति से उससे कहता है कि उसे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन ह्युन जोर से हंसता है, कहता है कि उसका तुरंत जवाब लेने का कोई इरादा नहीं है। तभी वह योक को कंधे से पकड़ता है और पास आता है, फिर उसे कहता है कि अपने जवाब पर अच्छे से सोचे। यह अजीब हरकत करने के बाद वह सियोक को कहता हुआ चला जाता है कि वह उससे मिलता रहेगा, लेकिन सियाल्क तुरंत सोचता है कि टबक उसके प्लान का हिस्सा नहीं है। सोके फिर सायन को कॉल करता है, उससे पूछता है कि वह उससे कहाँ मिले। सायन उसे एक जगह पर आने को कहती है जिसे हट कहते हैं, जो हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर है। कुछ देर बाद सिल्क हट पर पहुंचता है, जो एक कैफे लगता है। अंदर आते ही सायन उसे अपनी टेबल पर बुलाती है और जॉक का रिएक्शन देखकर वह लड़की उससे पूछती है कि क्या कुछ गलत है। सियोक बताता है कि एक बड़े आदमी ने जिसका नाम ह्युन है उसे रिक्रूट करने की कोशिश की। ह्युन हैरान है कि ह्योन ने सियोक में इंटरेस्ट दिखाया और वह उसे बताती है कि दूसरे गिल्ड्स अब दोबारा ऑफर देने की हिम्मत नहीं करेंगे। शोके सेयोन से पूछता है कि क्या यह जन्ना बी पर भी लागू होता है। सेयोन फिर कुछ हैरान करने वाला बताती है। सियोक को कहती है कि उसे रिक्रूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिससे सियोक उससे पूछता है कि वह उससे मिलना क्यों चाहती है। सायोन जॉक को बताती है कि वह चाहती है कि वह एक फ्रीलांसर की तरह काम करे बिना किसी गिल्ड से जुड़े। सियोन सियोक को बताती है कि ह्युन ने शायद उसे जूनियर पोजीशन ऑफर की होगी। शोके इससे उलझन में पड़ जाता है और वह सायोन से पूछता है कि जूनियर पोजीशन और पार्टनर हंटर से उसका क्या मतलब है, क्योंकि श्यूक हंटर एकेडमी से नहीं है। चियून समझाती है कि गिल्ड से जुड़े हंटर्स के रैंक्स आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटे होते हैं, जूनियर्स, सीनियर्स और पार्टनर्स। जूनियर्स और सीनियर्स पार्टनर हंटर्स की टीम्स में होते हैं, तो वह असल में सैलरी या वेज पर काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन पार्टनर हंटर्स की गिल्ड में शेयर्स होते हैं सैलरी की जगह, और वह गिल्ड के नेट प्रॉफिट्स में हिस्सा लेते हैं। सीधे शब्दों में उन्हें बिजनेस ओनर्स की तरह देखा जा सकता है। लगता है जिस हंटर ने पहले गिल्ड्स बनाए थे उसने लॉ फर्म्स को मॉडल बनाया था। पता चलता है कि पार्टनर हंटर बनने के लिए किसी गिल्ड से जुड़ने या जूनियर और सीनियर रैंक से गुजरने की जरूरत नहीं होती। सियोक आखिर में सायन की हर बात समझ जाता है। असल में अगर वह फेमस हो जाता है और जबरदस्त रिजल्ट्स देता है तो बड़े गिल्ड्स खुद ब खुद उसके पीछे भागेंगे। सायन इस बात की पुष्टि करती है और वह खुशी से सियोके को एक कैंडी देती है, जिससे वह आदमी सोचने लगता है कि ये अजीब औरत उसे कैंडी क्यों दे रही है। शोक फिर सायन को याद दिलाता है कि उसके कोई कनेक्शंस या कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके लिए सही रिक्वेस्ट मिलना मुश्किल होगा। सियोन सियोक को बताती है कि वह इस चीज में उसकी मदद करेगी बिना कोई पैसे लिए। शोके हैरान है, लेकिन उसी समय समझ जाता है कि सायन उसकी मदद के लिए इतना आगे क्यों जाएगी। सेयून सियोक को बताती है कि वह बस चाहती है कि वह फ्यूचर में याद रखे कि जन्नबी नाम का एक गिल्ड था जिसने उसकी मदद की थी जब वह अभी तक अनजान था। सीधे शब्दों में सेयून सियोक की मदद कर रही है ताकि वह उसकी एहसानमंद रहे। सेयून फिर सियोक को एक एनवेलोप देती है, कहती है कि उसमें जो मिशन है उसे करना या ना करना उसकी मर्जी है। सियोक उससे पूछता है कि ये क्या है और वह बताती है कि ये इंचन सिटी से एक रिक्वेस्ट है। लगता है ग्योडोंगो आइलैंड नाम की एक जगह है जहां 2 साल पहले एक कोरोजन रिफ्ट को खत्म करने की नाकाम कोशिश के बाद एक कोरोजन जोन बन गया था। सियोक पूछता है कि क्या उसका काम रिफ्ट को खत्म करना है, लेकिन सायन उसे बताती है कि उसका काम आइलैंड पर गश्त लगाना है और अगर कोई और कोरोजन रिफ्ट्स दिखते हैं तो उनका ख्याल रखना है। मिशन 1 महीने में शुरू होगा और जॉक को 5 मिलियन पहले मिल रहे हैं और अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो एक्स्ट्रा 15 मिलियन मिलेंगे। सोक सियोन को बताता है कि पे इतना अच्छा नहीं है, ये देखते हुए कि काम बहुत रिस्की है। सियोन सियोक को कहती है कि वह और मजबूत बने और फेमस हो ताकि उसकी सर्विसेज के लिए और पैसे मिले। सायन फिर उससे पूछती है कि उसका फैसला क्या है और जैसा उम्मीद थी वह रिक्वेस्ट ले लेता है। बाद में सियोन अपने बॉस को कॉल करती है उसे बताने के लिए कि सियोक कितना क्रेजी है। उसका बॉस उससे पूछता है कि वह कौन है और वह समझाती है कि वह एक आम आदमी है जिसने सिलेक्शन ट्रायल्स अपने नंगे हाथों से क्लियर किए। बॉस को यह इतना क्रेजी नहीं लगता, लेकिन सायोन अपने बॉस को बताती है कि सियोके ने उसके खिलाफ लगभग 4 घंटे तक लड़ाई की। इसके बावजूद भी बॉस को लगता है कि शियूक्यू इतनी देर तक इसलिए लड़ा क्योंकि शियन उसके साथ मजाक कर रही थी। सायोन फिर अपने बॉस को याद दिलाती है कि वह 10 साल के एक्सपीरियंस वाली एक वेटरन हंटर है और उसका सारा एक्सपीरियंस मुश्किल जगहों में बचने पर बना है। वह कहती है कि नॉर्मल केसेस में वह सियोक के साथ खेल सकती थी, लेकिन उसने 4 घंटे तक लड़कर उसे मुश्किल में डाल दिया। सायन मानती है कि सियोके कितना जबरदस्त है, कहती है कि उसे उस जैसा दूसरा मॉन्स्टर शायद कभी नहीं मिलेगा। उसका बॉस सियोक की तारीफ सुनते सुनते थक जाता है और उससे पूछता है कि क्या जो मिशन उसने सियोक को दिया था उसमें पहले मिशन
एक्सपीरियंस वाले हंटर्स की जरूरत नहीं थी। वह आदमी चिंतित है कि जोक वेटरन हंटर्स के साथ शायद एडजस्ट न कर पाए, भले ही वह काफी स्किल्ड है। सायोन फिर अपने बॉस को कहती है कि चिंता न करे, क्योंकि उसने पहले ही शियुक्यू को एक भरोसेमंद आदमी संगा के साथ लगा दिया है। बॉस सायोन के फैसले पर भरोसा करने का फैसला करता है, क्योंकि वह गिल्ड में ऑपरेशन का दिमाग है। बॉस फिर सायोन से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि जोक कैसा होगा जब वह उसके लेवल तक पहुंचेगा, और सायोन कॉन्फिडेंस से अपने बॉस को बताती है कि शुक उसे भी हरा पाएगा। 1 महीने पहले स्यू को एक ऑर्डर मिला एक भाले के लिए, और अपने अपार्टमेंट में एक एलिक्सर एक पोशन है जो हंटर्स इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कंडेंस्ड माना होता है जो बहुत मददगार होता है जब माना की तुरंत जरूरत हो। माना को हैंडल करने की बात आती है तो ये वाटर प्यूरिफायर से पानी पीने जैसा है। कोई भी हवा में माना को कंट्रोल कर सकता है, शरीर में स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके हाथ में जो एलिक्सर है वह उसे ये सब कम समय में करने देता है। लेकिन सियोक माना का इस्तेमाल दूसरों से अलग तरीके से करता है, क्योंकि वह स्टोरेज प्रोसेस को छोड़ देता है और सीधे हवा से माना एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल करता है। इसका फायदा यह है कि कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि स्यूक हवा में मौजूद माना का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा माना को अंदर लेने और बाहर निकालने के प्रोसेस में जिन माना चैनल से माना गुजरती है वह धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, जिससे और ज्यादा माना का इस्तेमाल हो पाता है। लेकिन इसका एक ही नुकसान ये है कि जब तक माना चैनल्स बढ़ते नहीं, एक्सोक जितनी माना हैंडल कर सकता है वह कम होती है, जिससे कम समय में एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट देना मुश्किल हो जाता है। एक्सोक फिर इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने का फैसला करता है, क्योंकि वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। उसे यकीन है कि 1 महीने तक अपने नए शरीर को ट्रेन करने तक वह और बेहतर हो जाएगा। अब आज के दिन हंटर्स अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने के लिए लाइन में लगते हैं, इससे पहले कि उन्हें आइलैंड में जाने दिया जाए। एक बार जब सियोक की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है तो ऑफिशियल उसे बताता है कि वह स्क्वाड 8 में है। सिल्क बाकी स्क्वाड के साथ मिल जाता है और चुप रहता है, जबकि वह सब तोते की तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी उसे कोई अपना नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है, और जब वह ऊपर देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह संगा है। उसने एक आर्मलेस शर्ट पहनी हुई है और उसके कंधे पर एक निशान है। पता चलता है कि वह एक ही स्क्वाड में है, और संगा सुझाव देती है कि वह मिशन पर साथ काम करें। एसजोक उससे पूछता है कि उसे उसके साथ काम करने के लिए क्यों राजी होना चाहिए, और वह उसे याद दिलाती है कि वह उससे ज्यादा मजबूत है। इसकी वजह से उसे लगता है कि वह सियोक से सीख सकती है, और सियोक उसे छेड़ता है, कहता है कि उसका कंधा बहुत ज्यादा शर्म से गिरने वाला है। संगा की मजाक न समझने की आदत फिर सामने आती है जब वह सियोक से पूछती है कि क्या उसके कंधे अक्सर निकल जाते हैं। सियोक को याद आता है बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उनके मैच के दौरान सच में अपना हाथ उठाया था, जो दिखाता है कि उसमें ह्यूमर की कितनी कमी है। थोड़ी देर बाद स्क्वाड को बुलाया जाता है और ऑफिशियल उन्हें मिशन का मकसद बताता है, क्योंकि उनके बीच नए हंटर्स हैं जो साफ तौर पे सियोक है। वह बताता है कि कोरोजन रिफ्ट्स को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और अनक्लासिफाइड में बांटा गया है। जो रिफ्ट क्लास 1 के जितना पास होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। वह यह भी बताता है कि किसी खास जगह पर जो पहला कोरोजन रिफ्ट दिखता है उसे अल्फा नाम दिया जाता है। पता चलता है कि आइलैंड पर अल्फा कोरोजन रिफ्ट की मौजूदा जगह उत्तर में एक चर्च है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि यह कोरोजन अभी भी अनक्लासिफाइड है, क्योंकि कोरोजन समय के साथ और मजबूत होता जाता है। ऑफिशियल उन्हें रिफ्ट के पास न जाने की सलाह देता है। वह उन्हें बताता है कि उनका मिशन एरिया में घूमना है, ताकि वह किसी भी नए कोरोजन रिफ्ट्स को ढूंढकर खत्म कर सकें जो दिखे हों। स्क्वाड में एक येलो हेड हैरान होता है कि वह एक नए लड़के के साथ खत्म करने वाले मिशन पर जा रहे हैं। इससे पहले कि सियोक कुछ समझ पाता, उसे एहसास होता है कि पूरी स्क्वाड उसके साथ अजीब तरह से पेश आ रही है, क्योंकि वह एक नया लड़का है। उनके जाने से पहले उन्हें बताया जाता है कि ऑफशोर कंट्रोल रूम शुरू हो गया है, और अगर उन्हें मदद चाहिए तो वह उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हंटर्स को अच्छी किस्मत के साथ भेज दिया जाता है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद तजुर्बे वाले हंटर्स एक प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन शू बीच में बोलता है और सलाह देता है कि वह हुआगीसा टेम्पल में एक बेस बनाएं ताकि वहां से काम कर सकें। वह उन्हें मैप पर मंदिर की जगह दिखाता है, लेकिन तजुर्बे वाले हंटर्स को यकीन नहीं होता कि उन्हें एक नया लड़का ऑर्डर दे रहा है। इसके अलावा वह जानना चाहते हैं कि वह मंदिर क्यों जा रहा है, और सियोक बताता है कि मंदिर से उनका टारगेट एरिया दिखता है। इसके अलावा वह पूरा इलाका सीधे छोटी से देख सकते हैं। वह बताता है कि पुराना मंदिर भी खाली है, तो वह उसे रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक सीधी सी बात है जो उन्हें करनी चाहिए। तजुर्बे वाले हंटर्स तुरंत उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि और भी कई जगह हैं जहां वह रुक सकते हैं। एक तो यह भी पूछता है कि अगर वह बिना वजह पहाड़ चढ़ने के बाद गिर गए तो क्या करेंगे। सियोक उन्हें याद दिलाता है कि वह हजारों दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके घिरने का कोई चांस नहीं है। भले ही सियोक उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, हंटर्स उसे बताते हैं कि उनके पास उसके ऑर्डर्स मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल नया है। सियोक हैरान रह जाता है कि इस दुनिया में भी बेवकूफ लोग हैं, बिल्कुल दूसरी दुनिया की तरह, क्योंकि उनकी उसके पीछे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सियोक सलाह देता है कि वह अलग अलग रास्ते चले जाएं। सियोक आगे बढ़ता है और संगा के साथ मंदिर की तरफ दौड़ता है। हैरानी की बात है, पहले वाला येलो हेड भी उनके पीछे आ रहा है, जिससे सियोक सोचने लगता है कि वह आदमी उनका पीछा क्यों कर रहा है।
सियोक उस आदमी का नाम लेता है जो किम मिंजे है और पूछता है कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। मिंजे घमंड से बताता है कि वह उन पर नजर रखने के लिए उनका पीछा कर रहा है क्योंकि वह नए लड़के हैं। सियोक मिंजे का शुक्रिया करता है उसकी सोच के लिए क्योंकि वह हैरान है कि स्क्वाड में कम से कम एक अच्छा इंसान तो है। अचानक सियोक पूरी तरह से रुक जाता है। दूसरे दो लोगों को भी रुकने के लिए कहता है। वह उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और मिंजा को पर्दे के पीछे से झांकने के लिए कहता है। उसकी हैरानी के लिए रास्ते में मॉन्स्टर्स हैं और वह तुरंत सलाह देता है कि वह दूसरा रास्ता लें क्योंकि उनके सामने कम से कम 50 मॉन्स्टर्स हैं। सियोक फिर मिंजा से पूछता है कि उसकी खास स्किल क्या है। यह सवाल मिंजा को हैरान कर देता है क्योंकि वह यकीन नहीं करना चाहता कि सियोक मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहा है। सियोक उससे पूछता है कि क्या एक हंटर के लिए मॉन्स्टर से लड़ना आम बात नहीं है और वह सवाल दोहराता है, उसकी खास स्किल के बारे में पूछता है। मिंजा जवाब देता है कि वह आग है और वह उससे पूछता है कि वह किस स्किल में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिस पर मिंजा बताता है कि वह फायरबॉल है। सियोक ये सुनकर खुश होता है और वह मिंजा को बताता है कि वह उसके इशारे पर मॉन्स्टर्स पर हमला करेगा। मिंजा इसका विरोध करता है, कहता है कि यह सब लापरवाही है क्योंकि वह सिर्फ 3 है और उन्हें 50 से लड़ना है। वह यह भी कहता है कि यह उनका पहला मिशन है और सही काम यह है कि जब तक मौका है वह दूसरे हंटर्स को रेडियो करे। सियोक धीरे से जवाब देता है कि हंटर्स वक्त पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनके जैसा नहीं जो सीधे हुआगीसा टेम्पल से निकले हैं, दूसरे हंटर्स अभी समुद्र के किनारे ढूंढ रहे हैं। सियोक बताता है कि दूसरे हंटर्स को बुलाना लापरवाही है क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हंटर्स रेडियो सुनेंगे वह आएंगे भी या नहीं। इसके अलावा अगर वह इंतजार करते हुए बिखर गए तो मॉन्स्टर्स दूसरे हंटर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। अंदर ही अंदर मिंजा जानता है कि सियोक सही है क्योंकि दूसरे हंटर्स तुरंत नहीं आएंगे क्योंकि उनकी उस दिन पहले ही झगड़ा हो चुका था। सियोक उसे बताता है कि एक ही रास्ता है, वह है मॉन्स्टर्स से खुद ही निपटना, भले ही हालात खराब लग रहे हों। सियोक उन्हें बताता है कि उन्हें एक अचानक हमला करना होगा क्योंकि उनके पास वक्त कम है। सियोक रेत पे प्लान बनाने लगता है। वह मिंजा को बताता है कि वह पहले सेंटर पे फायरबॉल से हमला करेगा जबकि वह साइड्स को रोके रखेगा। सियोक जो प्लान बना रहा है उसे देखकर मिंजा पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि सियोक हर सिचुएशन का पहले से ही अंदाजा लगा रहा है, जैसे वह इन सब चीजों का आदी हो। एक बार जब सियोक समझा चुका होता है, मिंजा काम पे लग जाता है और वह मॉन्स्टर्स को फायरबॉल से मारता है। इससे एक बड़ा धमाका होता है जो टकराए हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। मिंजा पीछे हट जाता है, कहता है कि उसे दूसरा फायरबॉल इस्तेमाल करने में वक्त लगेगा। सियोक हमला जारी रखने के लिए आगे बढ़ता है और वह मिंजा को कहता है कि जैसे ही दूसरा फायरबॉल रेडी हो उसे छोड़ दे। मिंजा ऑर्डर को मान लेता है और सियोक दुश्मनों से लड़ता है, आग से बेअसर रहते हुए उन्हें मक्खन की तरह काट देता है। क्योंकि सियोक मिशन में एफिशिएंसी पसंद करता है, उसने हमेशा रोल्स बांटने में यकीन किया है। वह मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बनाता है जब तक अगला फायरबॉल रेडी न हो जाए, लेकिन वह पक्का जानता है कि वह उन सबको अकेला नहीं रोक सकता। इसी वजह से रोल्स बांटना जरूरी है। जो भी मॉन्स्टर सियोक के हमले से बच जाता है उसे संगा मार गिराती है जो पीछे खड़ी है। थोड़ी देर बाद मिंजा सियोक को बताता है कि वह दूसरा फायरबॉल छोड़ने के लिए तैयार है और सियोक तुरंत रास्ते से हट जाता है, जिससे मिंजा को दुश्मनों पर एक और जबरदस्त हमला करने का मौका मिल जाता है। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मनों को साफ कर दिया है और सियोक अभी भी उनकी तारीफ कर रहा है अच्छे काम के लिए। जब मिंजा एक बंदूक निकालता है, सियोक हैरान रह जाता है। इससे पहले कि उन्हें हार्ट अटैक आता, मिंजा उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहता है और सियोक चैन की सांस लेता है क्योंकि उसने सोचा था कि मिंजा उस पर गोली चलाने वाला है। सियोक फिर एक मरे हुए मॉन्स्टर में एक माइक्रोचिप लगा देता है, बताते हुए कि एक बार जब मिशन खत्म हो जाएगा और एरिया सेफ हो जाएगा तो जिस जंग डीलर से उसका कॉन्ट्रैक्ट है वह आएगा और लाशें इकट्ठी करेगा। सियोक को नहीं पता कि उस आदमी का जंग डीलर से क्या मतलब है और मिंजा बताता है कि उनके लिए लाशों से बाई प्रोडक्ट्स निकालना मुश्किल है क्योंकि वह जाहिर है कि भारी होते हैं। उन्हें चिप्स से टैग करने से जंग डीलर्स को मिशन खत्म होने के बाद आने और जो भी कीमती चीज है उसे इकट्ठा करने का हक मिल जाता है। एक बार जब वह सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, वह चीजों का दाम लगाते हैं, उन्हें बेचते हैं और फिर मुनाफा बांट लेते हैं। जंग डीलर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपना कमीशन लेते हैं और बाकी उस हंटर को मिल जाता है जिसने चिप लगाई थी। सियोक मिंजा से पूछता है कि क्या वह जंग डीलर्स पर भरोसा कर सकता है और वह जवाब देता है कि इसलिए एक अच्छे जंग डीलर को ढूंढना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। मिंजा फिर सियोक की तारीफ करता है, उसे बताता है कि वह कमाल था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह 3 लोग 50 मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। अचानक सियोक के सेंसेस उसे बताते हैं कि कुछ गलत है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मिंजा को पकड़ता है और बाईं तरफ आगे की ओर छलांग लगा देता है। एक बड़े मॉन्स्टर के अचानक हमले से बचने के लिए जो उनका पीछा कर रहा था, खुशकिस्मती से मिंजा को चोट नहीं लगती, जिससे वह पूछता है कि उन पर किसने हमला किया। सियोक मॉन्स्टर को और करीब से देखता है और बताता है कि यह किसी तरह का मिड लेवल बॉस है। सियोक मॉन्स्टर के आने से हैरान रह जाता है, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या यह मॉन्स्टर उन दूसरे मॉन्स्टर्स का बॉस है जिन्हें उन्होंने अभी हराया था। सियोक ये भी देख सकता है कि ये कोई मजाक नहीं है क्योंकि इससे निकलने वाली माना की मात्रा उनसे बिल्कुल अलग लेवल की है जिनसे वह अभी लड़े थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उन दोनों को पीछे रहने के लिए कहता है जब तक वह मॉन्स्टर से निपट रहा है। मिंजा और संगा को लगता है कि उन्हें पिंसर मूवमेंट का इस्तेमाल करके मदद करनी चाहिए, लेकिन सियोक उन पर चिल्लाता है कि पीछे हट जाए वरना वह बॉडी बैग में घर जाना चाहते हैं। सियोक की आवाज में गंभीरता तुरंत उन दोनों को पीछे धकेल देती है।
और अंदर ही अंदर सियोक पहले ही हालात को समझ लेता है कि अगर वह मॉन्स्टर को अकेला हैंडल करे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वह सोचता है कि वह मॉन्स्टर के खिलाफ पैराडॉक्स फ्लेम का इस्तेमाल कर सकता है। एक बार जब सियोक तैयार हो जाता है, वह मॉन्स्टर को चिढ़ाता है, उसे अपने पास आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मिंजा संगा से पूछता है कि क्या वह सियोक की मदद नहीं करेंगे क्योंकि वह मुश्किल में लग रहा है। संगा उसे बताती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही सियोक मुश्किल में लग रहा हो, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद उसे एक बार भी चोट नहीं लगी है। इसके अलावा जो हमले सियोक आसानी से डॉज कर रहा है वह ऐसे हैं जिनसे उसे मुश्किल होती। सियोक असल में डॉज भी कर रहा है और हमला भी कर रहा है एक ही वक्त में। संगा ये भी देखती है कि जब भी सियोक का भाला हमला करता है, हर बार एक काली आग दिखती है, जिससे संगा सोचने लगती है कि यह क्या है। जितनी ज्यादा आग निकलती है उतना ही मॉन्स्टर धीमा होता जाता है। शुरू में ऐसा लगा कि सियोक को मुश्किल हो रही है, लेकिन पता चलता है कि वह असल में मॉन्स्टर के साथ खेल रहा है। संगा पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि वह यकीन नहीं करना चाहती कि सियोक उसकी तरह एक नया हंटर है। जब सियोक मॉन्स्टर के साथ खेल चुका होता है, वह कुछ हैरानी वाला काम करता है, अपना भाला हवा में फेंक देता है, जबकि मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है। संगा घबरा जाती है, यह सोचकर कि मॉन्स्टर उसे मार गिराएगा, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर सियोक तक पहुंचने वाला होता है, वह ऊपर से गिरते हुए भाले से कुचल जाता है। सियोक जरा भी नहीं हिलता, ये दिखाते हुए कि वह अपनी स्किल्स पर कितना कॉन्फिडेंट है। वह मॉन्स्टर की तारीफ करता है, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत लगा चुका होने के बाद भी हिल पा रहा था। सियोक फिर फैसला करता है कि अब मॉन्स्टर को खत्म करने का वक्त आ गया है। मिंजा जो उसने अभी देखा उससे पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियोक ने इतने बड़े मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया हो। जब सियोक मॉन्स्टर को हरा चुका होता है, वह मिंजा से पूछता है कि क्या आइलैंड पर इतनी ताकत वाला मॉन्स्टर आना आम बात है। मिंजा उसे बताता है कि वह भी यही सोच रहा था, क्योंकि यह मॉन्स्टर कोरोजन रिफ्ट का कोर भी नहीं है। मिंजा कहता है कि यह तब मुमकिन हो सकता था जब वह कम से कम ग्रेड 3 के रिफ्ट पर होते। तभी सियोक को याद आता है कि मिशन ब्रीफिंग के दौरान उसने सुना था कि अल्फा कोरोजन रिफ्ट अनक्लासिफाइड था। क्योंकि ऐसा है, सियोक उन दोनों को बताता है कि आइलैंड पर अल्फा कोरोजन रिफ्ट ग्रेड 3 तक पहुंच गया है। संगा इस पर यकीन नहीं करना चाहती, क्योंकि ब्रीफिंग में कुछ और बताया गया था, लेकिन सियोक उसे समझदारी से सोचने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि अगर कोरोजन ग्रेड 3 नहीं है तो इस सिचुएशन को समझाने का कोई तरीका नहीं है। मिंजा यह सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि एक अनक्लासिफाइड रिफ्ट और ग्रेड 3 के बीच का फर्क दिन और रात जैसा है। मिंजा बताता है कि अगर यह सच है तो हंटर्स खतरे में हैं और हो सकता है कि वह जिंदा वापस न आ पाए। मिंजा तुरंत सलाह देता है कि वह दूसरे हंटर्स को बचाने जाएं, क्योंकि सियोक की स्किल के साथ उनके पास मौका है। लेकिन सियोक तुरंत इस ऑफर को ठुकरा देता है, कहता है कि उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मिंजा उससे पूछता है कि वह रिक्वेस्ट को क्यों ठुकरा रहा है, और वह बताता है कि वह आइलैंड पर सभी हंटर्स को अकेला नहीं बचा सकता। वह मिंजा को याद दिलाता है कि वह इंसान है और उसकी भी हदें हैं। वह उन दोनों को याद दिलाता है कि उनका मिशन खतरे में पड़े हंटर्स को बचाना नहीं है, बल्कि किसी भी नए कोरोजन रिफ्ट्स को ढूंढना और खत्म करना है जो दिखे हों। इसके अलावा वह उन्हें बताता है कि यह साफ है कि सभी जिंदा नहीं रहेंगे, जो कि काम के मेमो का हिस्सा है। संगा फिर सियोक से पूछती है कि अगर वह हंटर की सिचुएशन में होता तो क्या करता। सियोक को समझ नहीं आता कि वह क्या कहना चाहती है, और वह उसे बताती है कि वह बचने के लिए भीख मांगता। और एक सख्त आवाज में सियोक उन्हें बताता है कि वह इससे इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि वह इंसानी जज्बात नहीं समझता। वह उन्हें बताता है कि वह सिर्फ अंजाम की बात कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी मौत भी होती है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। वह उन्हें बताता है कि जब ऐसी मौत सामने आती है तो इंसान का मर जाना आम बात है। सियोक उन्हें जज्बातों से काम न करने की सलाह देता है, क्योंकि वह इस तरह की सोच के साथ एक जालिम दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएंगे। उस रात बाद में वह मंदिर पहुंच जाते हैं, और मंदिर में ढूंढने के बाद सियोक उन दोनों को बताता है कि बिल्डिंग सेफ है। मिंजा फिर कहता है कि यह अच्छी बात है कि वह दूसरे हंटर्स की जगह उनकी रोशनियों की वजह से देख सकते हैं, लेकिन सियोक इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि रोशनी का इस्तेमाल करना दुश्मन को साफ बुलावा देना है। वह जानता है कि हंटर्स आम मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लेंगे, लेकिन उसे चिंता है कि पहले की तरह कोई और मजबूत मॉन्स्टर फिर से दिख सकता है। सियोक फिर एक चेतावनी भेजने का फैसला करता है, हंटर्स को बताते हुए कि इस बात की संभावना है कि रिफ्ट ग्रेड 3 का हो गया है। वह उन्हें लापरवाही से रोशनी का इस्तेमाल न करने की सलाह देता है, क्योंकि यह उन्हें खतरे में डाल सकता है। सियोक फिर मिंजा से पूछता है कि क्या दूसरे मॉन्स्टर्स गायब हो जाएंगे अगर रिफ्ट का कोर खत्म हो जाए, और मिंजा इस बात की पुष्टि करता है। वह सियोक को बताता है कि रिफ्ट से निकलने वाली एनर्जी के बिना करप्टेड जोन गायब हो जाएगा। जैसे ही सियोक यह सुनता है, वह यह नतीजा निकालता है कि उसका मिशन आसान है, जो कि कोरोजन रिफ्ट को खत्म करना है। उस रात बाद में एक बार जब वह दोनों सो जाते हैं, सियोक बाहर निकलने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह एक अलार्म डिवाइस गिरा देता है, जो अगर कोई मॉन्स्टर पास आए तो बजेगा, और सियोक को लगता है कि वह उनकी चिंता किए बिना जाकर वापस आ सकता है। जब वह जंगल से गुजर रहा होता है, सियोक खनुश होता है कि उसने ब्रीफिंग के दौरान अल्फा कोरोजन रिफ्ट की जगह कंफर्म कर ली थी। सियोक को लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन वह इस पर बुरी नजर लगा देता है, क्योंकि वह एक और बॉस लेवल मॉन्स्टर से टकरा जाता है, जो उससे भी ज्यादा डरावना लगता है जिससे वह पहले लड़ा था। पहले हंटर एसोसिएशन के सिचुएशन रूम में वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टीम 5 के कुछ हंटर्स के सिग्नल्स खो दिए हैं और उन्हें मरा हुआ माना जा रहा है।
जैसे ये काफी नहीं था, खबरें हैं कि मॉन्स्टर्स एक तरतीब से चल रहे हैं और टीम 3 में पहले ही एक मौत की पुष्टि हो चुकी है। टीम लीडर गुस्से में चिल्लाता है, सोचता है कि क्या प्रॉब्लम है क्योंकि फाइटर्स को एक अनक्लासिफाइड कोरोजन रिफ्ट की जांच करनी थी। घबराहट में टीम लीडर इमरजेंसी का ऐलान करता है, हायर अप्स को बताते हुए कि उन्हें और मदद की जरूरत पड़ेगी। वह मांग करता है कि वह इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेटवर्क को शुरू करें और आसपास के सभी हंटर्स को मदद के लिए तुरंत रिक्वेस्ट भेजें। वह इस काम में लगे होते हैं, तभी उसे बताया जाता है कि कोई अल्फा कोरोजन रिफ्ट के पास आ रहा है। टीम लीडर यह सुनकर घबरा जाता है और वह अपने सबॉर्डिनेट्स को कहता है कि जो भी है उससे कांटेक्ट करें और उसे रुकने के लिए कहें। एक ऑफिशियल को रिपोर्ट मिलती है कि अल्फा कोरोजन की तरफ जाने वाला हंटर टीम 8 का सियोक है। टीम लीडर ऑर्डर देता है कि वह तुरंत सियोक के टर्मिनल से कनेक्ट करें ताकि तुरंत कंफर्म हो सके कि वह जिंदा है। टीम लीडर हैरान है कि सियोक पहला है जिसने सिचुएशन को समझा, क्योंकि एक रिफ्ट का अपग्रेड होना एक ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। वह समझ जाता है कि क्योंकि सियोक अकेला है जो अल्फा कोरोजन की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास ही जवाब है। जब तक वह आखिरकार सियोक से कांटेक्ट करते हैं, वह पहले ही उस डरावने जानवर से लड़ रहा होता है जिससे वह टकराया था। सियोक कंट्रोल रूम में बैठे लोगों पर चिल्लाता है, उन्हें बताते हुए कि वह पागल हैं क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से जांच नहीं की, यह कंफर्म करने के लिए कि क्या रिफ्ट सच में एक अनक्लासिफाइड कोरोजन है। सियोक उन्हें हर तरह के नाम से बुलाता है, जिससे ऑफिशियल्स उसे म्यूट करने की सोचने लगते हैं। जानवर से भागते हुए सियोक समझ जाता है कि उसके पैराडॉक्स फ्लेम में जानवर को हराने की ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि उसे पैराडॉक्स फ्लेम से जानवर की हेल्थ कम करनी होगी और फिर उसे अपने भाले से खत्म करना होगा। लेकिन सियोक को एक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसने पहले वाले मिड लेवल बॉस से लड़ते वक्त आइलैंड से बहुत ज्यादा माना निकाल ली थी। इस वजह से उसका पैराडॉक्स फ्लेम थोड़ा कमजोर हो गया है, और क्योंकि वह आइलैंड छोड़ नहीं सकता, सियोक एक ऐसी जगह ढूंढने का फैसला करता है जहां से वह माना निकाल सके। कुछ मिनट्स तक इधर उधर दौड़ने के बाद उसे आखिरकार वह मिल जाता है जो वह ढूंढ रहा था, जो कि अल्फा रिफ्ट है। बिना किसी हिचकिचाहट के सियोक रिफ्ट में कूद जाता है। जानवर को चिढ़ाते हुए उसे कहता है कि पीछे न छूटे, क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना है। सिचुएशन रूम में वापस वह हैरान रह जाते हैं जब सियोक का जीपीएस सिग्नल अचानक गायब हो जाता है और वह समझ जाते हैं कि वह अल्फा कोरोजन रिफ्ट में घुस गया है। एक बार जब वह रिफ्ट में होता है, सियोक हैरानी जाहिर करता है कि रिफ्ट कितना साफ है और ये काफी बड़ा भी है, और शोक सोचता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के रिफ्ट्स कितने बड़े होंगे अगर ये बिना क्लासिफाई किया हुआ रिफ्ट इतना बड़ा है। तभी बॉस मॉन्स्टर वहां आ जाता है और जोक समझ जाता है कि अब उनकी लड़ाई खत्म करने का टाइम आ गया है। शल्क को पैराडॉक्स फ्लेम से हमेशा एक दिक्कत रही है, और वह ये है कि ये उसके अलावा हर जिंदा चीज पे फैल जाती है। ये फ्लेम किसी साथी को भी खत्म कर सकती है, और कभी कभी तो ये इतनी बढ़ जाती है कि वह इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता। ये इस स्किल की एक ही कमजोरी है, लेकिन अगर वह अकेला लड़ रहा हो तो ये ज्यादा बड़ी कमजोरी नहीं है, क्योंकि वह जैसे चाहे लड़ सकता है। सील्क अपना हथियार मॉन्स्टर पर चलाता है, उस पर आग की एक बड़ी लहर छोड़ते हुए, और साथ ही अपने शरीर के हर कोने में माना को एब्जॉर्ब करता है। इससे उसके माना के रास्ते खुल जाते हैं और वह और भी ताकतवर बन जाता है। और इसकी एक गहरी सांस सियोक को दिखाती है कि वह अब तक क्या खो रहा था। तभी मॉन्स्टर चीखता है और एसजोक तुरंत समझ जाता है कि वह क्या करने वाला है। थोड़ी ही देर में और मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं और सियोक हैरान नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मॉन्स्टर अपनी उस परेशान करने वाली चीख से मदद के लिए बुला रहा था। लेकिन सियोक बॉस मॉन्स्टर को कहता है कि गिनती का खेल बेकार है। सो के अपने चारों तरफ आग की एक दीवार बनाता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, उन्हें बताते हुए कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, भले ही वह उतना ताकतवर नहीं है जितना वह दूसरी दुनिया में था। मिनिया के मुताबिक रिफ्ट का कोर रिफ्ट का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर होगा। अचानक इस जोक पर पीछे से एक बोलने वाले मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन वह हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। जब तक वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक बदसूरत मॉन्स्टर अपनी तरफ घूरता हुआ दिखता है। सियोक हैरान है कि मॉन्स्टर समझदार है, क्योंकि वह बोल सकता है, और उसने अपने पैराडॉक्स फ्लेम के खत्म होने तक इंतजार किया, फिर खुद को दिखाया। पास से देखने पर उसे समझ आता है कि उसके सामने खड़ा मॉन्स्टर रिफ्ट का कोर है। अपनी अभी की ताकत के साथ सियोक को लगता है कि वह 4 हिट कॉम्बो कर सकता है, और बिना किसी झिझक के वह हमला करता है। वह अपना भाला मॉन्स्टर पर फेंकता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे अपने भाले से रोक देता है। लेकिन भाले की ताकत तलवार पर दबाव बनाए रखती है और शॉक डुअल ऑर्बिट स्पीयर नाम की स्किल एक्टिवेट करता है। अचानक भाला एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जो मॉन्स्टर के भाले को तोड़ देता है और फिर उसके शरीर में घुस जाता है, मॉन्स्टर के शरीर को तबाह करने के लिए एक भयानक ब्लास्ट छोड़ते हुए। पता चलता है कि ड्यूअल ऑर्बिट स्पीयर एक नीली ट्रेजेक्टरी है जो उसके हमले के रास्ते पर बनती है। ये ट्रेजेक्टरी पहले हमले की नकल करती है, लेकिन उसे 4 बार दोहराती है। ये असल में एक टेक्निक है जो 4 लगातार हमलों को दोहराती है, और अगर नीली ट्रेजेक्टरी थोड़ा देर से हमला करती है तो ये एक मुश्किल 2 पार्ट स्पीयर राउंड पूरा करती है, जिससे बचना बिल्कुल मुश्किल होता है। इस वक्त तक मॉन्स्टर पहले ही सहयोग की तरफ उछल रहा है, उसे मार गिराने के लिए तैयार, लेकिन यह उसकी गलती साबित होती है, क्योंकि भाला सही वक्त पर पास आ जाता है। जोक भाला पकड़ता है और मॉन्स्टर को काटने के लिए एक ताकतवर हमला करता है, इससे पहले कि मॉन्स्टर भाले तक पहुंच पाता। आखिरी हमला करने से पहले जो दुश्मन के शरीर को तोड़ देता है। हैरानी की बात है, मॉन्स्टर को हराने के बाद वह गायब नहीं होता, क्योंकि शुक को एक बॉक्स मिला है।
इसी बीच कंट्रोल रूम में लोग अभी भी घबरा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया है क्योंकि मॉन्स्टर्स फैलते जा रहे थे। टीम डर के मारे देखती है, कहते हुए कि सिर्फ एक चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है क्योंकि सभी हंटर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। अचानक टीम लीडर को बताया जाता है कि सियोक जो रिफ्ट में गया था उसने अभी एक मैसेज भेजा है। टीम लीडर मिशन की डिटेल्स जानना चाहता है और वह उसे मेन स्क्रीन पर दिखाते हैं। उनकी हैरानी के लिए एसआईओसी उन्हें बताता है कि अल्फा कोरोजन का काम हो गया है। जैसे ही एसियोक ने कहा था, उन्हें सिग्नल्स मिलने लगे कि रिफ्ट गायब हो गया है और सभी मॉन्स्टर्स गायब होने लगे हैं। टीम लीडर यह सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह वही चमत्कार है जिसके लिए उसने दुआ की थी, लेकिन वह सोचता है कि सयोक ने यह कैसे किया। कुछ देर पहले सांगा और मिंजे खुद को मॉन्स्टर्स के झुंड से घिरा हुआ पाते हैं। सियोक कहीं भी नहीं मिल रहा था तो मिंजे संगा से पूछता है कि क्या उनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद है। संगा समझ जाती है कि वह लड़का पहले ही अपनी हद तक पहुंच चुका है और उसे भी नहीं पता कि वह कब तक टिक पाएगी। एक मॉन्स्टर उन पर हमला करता है और संगा लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई समझ जाती है। उसे समझ आता है कि वह पहले ही अपनी हद तक पहुंच चुकी है और उसके पैर भी नहीं हिल रहे। संगा अपनी आंखें बंद कर लेती है, मौत का इंतजार करते हुए। हैरानी की बात है, सियोक ने उसी पल कोर को हरा दिया और मॉन्स्टर्स गायब होने लगे। बाद में सियोक आइलैंड हंटर के जमा होने की जगह पर पहुंचता है और देखता है कि वहां बहुत सारे घायल लोग हैं। वह समझ जाता है कि जब वह नहीं था तब कोरोजन क्रीचर्स ने तबाही मचाई थी। बाकी हंटर्स जो पहले सियोक के साथ काम करने को तैयार नहीं थे, उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि उसने अकेले ही रिफ्ट को खत्म किया है। वह सब हैरान है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा क्योंकि एक ग्रेड 3 रिफ्ट को कोई नया हंटर अकेले नहीं संभाल सकता। सियोके जल्दी ही अपने टीममेट को ढूंढ लेता है और मिंजे हैरानी जाहिर करता है कि सियोक ने अकेले ही रिफ्ट को संभाला। शोके फिर मिंजा को बताता है कि उसका दिल सही काम करना चाहता था। शोके ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वह अच्छा लड़का बनेगा क्योंकि चीजें पहले ही अच्छी हो चुकी थीं। वह अभी भी इस पर बात कर रहे होते हैं जब एक ऑफिशियल वहां आता है, सियोक को बताते हुए कि वह बियोन जोंगताए है और वह कोरिया ऑपरेटिंग कॉर्पोरेशन से है। लगता है वह नॉर्दर्न इंचन प्रोविंस का 3rd ब्रांच मैनेजर है। बियोन सियोक को बताता है कि मेयर उससे मिलना चाहते हैं। कुछ देर बाद सू तेज बारिश में मेयर के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन सियोक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अपने इनाम पर दोबारा बात करना चाहता है। बिल्डिंग में पहुंचने पर उसका स्वागत ली पिलजाई करता है जो कम्युनिकेशंस और लिएजन ऑफिसर है। मेयर के ऑफिस जाते हुए पिलजे सियोक को बताता है कि मेयर इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे और यह भी बताता है कि वह हैरान रह गए थे जब उन्हें आइलैंड से रिपोर्ट मिली थी। पता चलता है कि रिपोर्ट मिलने के बाद मेयर ने अपने सारे काम कैंसिल कर दिए थे और जोक उसे छेड़ता है, कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसने कुछ खास किया ही नहीं था। पिलजाई सियोक को कहता है कि ऐसा मत कहो क्योंकि एक नए हंटर का अकेले ग्रेड 3 कोरोजन रिफ्ट को खत्म करना तब से नहीं हुआ है जब पहला हंटर एक्टिव था। सियोक हैरान है कि पहले भी किसी ने ऐसा किया था और उसे लगता है कि वह लड़का सच में कमाल का होगा। इसके थोड़ी देर बाद वह मेयर के ऑफिस पहुंचते हैं। मेयर पार्क ग्योन उसका स्वागत करते हैं और इतने खराब मौसम में बुलाने के लिए माफी भी मांगते हैं। गेयोन फिर शक को बैठने को कहता है और पिलजेई को उनके लिए कॉफी लाने का ऑर्डर देता है। जब वह अकेले होते हैं, गाउन उसकी तारीफ करता है, कहता है कि उसने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वह मानता है कि आइलैंड से निपटना मुश्किल था क्योंकि उनका बजट कम था, इसलिए एक महंगी गिल्ड को हायर करना मुश्किल था। सियोक जवाब देता है कि उसे पूरा यकीन है कि वह आदमी खुश होगा कि मसला हल हो गया है क्योंकि उसने इसे काफी कम खर्च में ठीक कर दिया। जियोन इस बात की तस्दीक करता है और सियोक से पूछता है कि क्या यह सच है कि यह उसका पहला मिशन है और सियोक हाँ कहता है। मेयर उत्तेजित होकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि उसे सियोक पर गर्व है क्योंकि उसके पहले कदम बहुत अच्छे थे। वह बात करना शुरू कर देता है कि कोरिया दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कैसे है। सियाक को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस लड़के को अचानक क्या हो गया है। मेयर आगे कहता है कि इंचियोन देश के खास जगहों में से एक है क्योंकि यह एक ट्रेड सेंटर है। इसके अलावा फ्री इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट विदेशियों को अपनी तरफ खींच रहा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। असल में इतने सारे हैं कि एक को चुनना मुश्किल है। मेयर स्यू को बताता है कि इंचन के इंटरनेशनल शहरों से बहुत सारा पैसा आ रहा है। मेयर फिर सियाक को बताता है कि वह हर तरह की मदद करेगा ताकि सियाक की जिंदगी एक हंटर के रूप में आसान हो सके। मेयर के ऑफिस जाते हुए बयान ने सियोक से पूछा था कि उसका हंटर बनने का मकसद क्या है। सियोक एक मिसाल देता है कि किसी को हमेशा वहां होना पड़ता है जहां बंद टॉयलेट साफ करना हो। यह सुनकर बयोन सियोक को बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि वह मशहूर और बहुत पॉपुलर हो जाएगा। वह यह भी जानता है कि कंपनीज उससे अपने लिए कमर्शियल शूट करने की भीख मांगेंगी और उसे मशहूर टीवी शोज के लिए भी चुना जा सकता है। सियोक समझ जाता है कि बेयोन को चिंता है कि वह शोहरत की वजह से बदल जाएगा और बेयोन इस बात की तस्दीक करता है। बेयोन कहता है कि ऐसे बहुत से प्रॉमिसिंग हंटर्स हैं जो शोहरत और इज्जत में डूब जाते हैं जिसकी वजह से वह अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। वह कहता है कि यह हैरानी की बात नहीं है क्योंकि यह नेचुरल है। वह आगे कहता है कि एक ही सुरक्षित जगह कोरिया है और इसे धरती पर बचा हुआ आखिरी सैंक्चुअरी कहा जाता है। बयान उसे बताता है कि उसने जो किया है वह कमाल का है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग उसे दिलचस्पी से देखेंगे। बयान जोक को कहता है कि वह चाहता है कि वह उम्मीद का प्रतीक बना रहे। अब जब सियोक मेयर के ऑफिस में है, सियोक समझ जाता है कि मेयर बिना किसी घुमाव फिराव के सब कुछ बता रहा है।
लेकिन वह जानता है कि मेयर को जल्दी ही पता चल जाएगा कि वह ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसी बातों से आसानी से बहक जाए। सीओ कितने लंबे समय तक जिया है और उसने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं, जिसकी वजह से यह सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। सियोक फिर मेयर से पूछता है कि क्या उन्हें उससे कुछ चाहिए, क्योंकि वह उसे मुफ्त में सपोर्ट नहीं करेंगे। सू हमला करता है, मेयर को बताते हुए कि उसे पूरा यकीन है कि वह दोबारा चुनाव के लिए अपनी अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ाना चाहते हैं। मेयर हैरान है कि जोक कितना जानकारी रखता है और जोक कहता है कि कोई भी अपने फोन पर सब कुछ ढूंढ सकता है। मेयर हैरान है कि सू कितना जानता है और वह उससे पूछता है कि क्या उसे सिटी हॉल से परमिशन की जरूरत नहीं थी। पता चलता है कि मेयर सही है, क्योंकि उसे मिशंस में हिस्सा लेने के लिए मेयर की परमिशन चाहिए, क्योंकि वह एक नया हंटर है। सियोक समझ जाता है कि अगर मेयर इसे अच्छे से पेश करे तो वह कह सकता है कि सियोक एक टैलेंट है जिसे उसने इंचन में ढूंढा था। मेयर फिर सियाक को बताता है कि उसने हमेशा बहुत सी विदेशी और घरेलू कंपनीज के साथ रिश्ते बनाए रखे हैं। वह टेबल पर रखे कॉफी पैक पर थपथपाता है, कहता है कि कॉफी ब्रांड के कमर्शियल के लिए शूट करने वाली मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसे लगता है कि उन्हें उसकी जगह सियोक का चेहरा लगाना चाहिए। वह अपनी बकवास जारी रखने वाला होता है जब शौक कॉफी कप गिरा देता है। मेयर से पूछता है कि क्या वह उसे सस्ता समझता है। मेयर इस बात से कंफ्यूज हो जाता है और सू कहता है कि जिस तरह से दुनिया में चीजें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया को ऐसे किसी की जरूरत है जो इस उदास माहौल को बदल सके। वह मेयर को बताता है कि अगर वह एक हंटर के रूप में काम करता रहेगा तो इसका मतलब है कि वह सब कुछ बहुत आसानी से पा सकता है जो मेयर उसे प्रॉमिस कर रहा है। शुच जाने के लिए खड़ा होता है, जबकि मेयर उसे मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि वह उसे सुरक्षित और अच्छी पेमेंट वाले कमीशंस दे सकता है। शोक चला जाता है, कहता है कि उसके ऑफर्स बेकार हैं और वह उन्हें अपनी कॉफी मिक्स मॉडल को दे सकता है। इसी बीच एक अजनबी आदमी को एक रिपोर्ट मिलते हुए देखा जाता है कि आइलैंड पर उनका टेस्ट कैसे फेल हो गया सी हॉक के बीच में आने की वजह से। उन्हें उसके सिलेक्शन ट्रायल्स मैच का एक क्लिप मिल जाता है और वह अजनबी आदमी उसके शरीर के चारों तरफ की काली आग को देखकर हैरान होता है। रैंकिंग्स शुरू होने के बाद से पता चलता है कि हर महीने की पहली तारीख को रैंकिंग्स हमेशा अपडेट होती है और पूरा देश हमेशा इसका इंतजार करता है। सब लोग हमेशा की तरह इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि नंबर 1 हंटर कौन होगा। भले ही रैंकिंग्स में ज्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन ये पब्लिक के लिए मनोरंजन का एक जरिया है। सायन भी रैंकिंग्स में दिलचस्पी रखती है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि क्या सियोक उसमें होगा। आखिर में ये बहुत अलग निकलता है। 10th नंबर पर सेयोन है, जबकि 5th नंबर किम चा ह्यून को मिला है। चॉय योरिम 3rd नंबर पर था, जबकि जुंग ताइसुक 2nd नंबर पर था। और जहां तक 1st नंबर की बात है तो वह कोई और नहीं बल्कि सियोक निकलता है। इससे आखिर में उसे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली, जहां उसे सवालों के जवाब देने थे। सारा फोकस सियोक पर है, क्योंकि वह एक नया हंटर है और उसने एक ग्रेड 3 रिफ्ट को क्लियर किया है। सियोके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि उसने रिफ्ट को कैसे क्लियर किया, और इतने सारे सवालों के बाद सू आखिर में एक आखिरी सवाल पूछता है। रिपोर्टर उससे पूछता है कि उसका क्या इरादा है और वह उन्हें यकीन दिलाता है कि वह अपना बेस्ट करेगा। बाद में सियोक को एसोसिएशन प्रेसिडेंट मून एक टूर पर इनवाइट करते हैं। वह उसे वहां ले जाते हैं जहां पहले गोंजल की जेल थी। जमीन में एक बड़ा गड्ढा है जहां गोंजल हुआ करता था, और मून उसे बताता है कि वह जिसे घूर रहा है वह बहुत से देशों का अंजाम है। लगता है ज्यादातर देशों ने करोजन रिफ्ट के आने के बाद अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां खो दी थी, लेकिन साउथ कोरिया एक ताकतवर देश बन गया जिसने देश की कामयाबी से रक्षा की और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ा। वह बताता है कि जिस हेलीकॉप्टर में वह बैठे हैं वह देश की टेक्नोलॉजिकल ताकत का हिस्सा है, क्योंकि यह माना पर चलता है और बाहर की आवाज को रोकता है। सियोक मून से पूछता है कि क्या ऐसे ही देशों का अंजाम हुआ जो रिफ्ट को संभाल नहीं पाए, और मून हाँ कहता है, बताते हुए कि करोजन रिफ्ट्स के आने के बाद बहुत सी राजधानियां गायब हो गई थीं। मून सुझाव देता है कि वह और पास से देखें, और जैसे ही वह क्रेटर के पास जाते हैं वह बताता है कि दुनिया में 8 सबसे खतरनाक करोजन रिफ्ट्स थे और गोंजल प्रिजन उनमें से एक है। पता चलता है कि गोंजल प्रिजन 13 साल पहले बना था, बिना किसी निशानी या चेतावनी के शहर में फैलते हुए। भले ही कुछ लोग बच गए, लेकिन वह फिर भी बह गए, क्योंकि पूरा इलाका पहले ही करोजन जोन बन चुका था। कुछ ही दिनों में पूरा शहर बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब वह वहां से निकलते हैं, मून्स जोक को बताता है कि दुनिया में ताकत ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन सेंट्रल पावर्स कमजोर हो गई हैं। अंदर ही अंदर जोक खुश है कि उसे यह सब जानकारी मिल रही है, लेकिन उसी वक्त उसे समझ नहीं आता कि उन्हें जानने के लिए उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मून फिर बताता है कि कुछ दिन पहले टेबेक का ह्यून उससे मिलने आया था और लगता है कि वह गुस्सा है क्योंकि सियोक उसकी गिल्ड में शामिल नहीं हो रहा। असल में उसने सू के ठिकाने के बारे में पूछा था, लेकिन मून सियोक को यकीन दिलाता है कि उसने उसे नहीं बताया, क्योंकि यह जाहिर तौर पर पर्सनल जानकारी है। मून सियोक को बताता है कि टेबेक गिल्ड की सोच सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर बेस्ड है, और अगर सियोक वह नहीं करता जो वह चाहते हैं तो वह उसे जबरदस्ती दबाना चाहेंगे। सोक को यकीन नहीं होता कि वह इतनी हद तक जाएंगे, लेकिन उसी वक्त उसे चिंता है कि वह अभी ह्यून का सामना नहीं कर सकता। मून फिर कहता है कि सियोक ऐसा लगता है जैसे वह किसी गिल्ड से जुड़ना नहीं चाहता, ताकि वह अपने काम अपनी मर्जी से कर सके, और सियोक इस बात को मान लेता है। मून सियोक को बताता है कि अगर वह टेबेक को अपने पीछे आने से रोकना चाहता है तो उसे अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे। वह कहता है कि ऐसा करने का एक तरीका है, और वह है एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिशंस लेना। जैसे ही स्टोक यह सुनता है उसे हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह पहले से जानता है कि इस सब के पीछे कोई वजह है।
जोक तुरंत उस आदमी से पूछता है कि वह क्या चाहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वह उसे मुफ्त में मिशंस नहीं देगा। मून सियोक को बताता है कि वह बस इतना चाहता है कि वह याद रखे कि उसने उसकी मदद की थी। फिर वह उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि उसके अंदर क्या है वह देखे। जोक सोचता है कि उसकी किस्मत खुल गई है, क्योंकि यह प्रेसिडेंट की तरफ से एक डील है जो नाम बनाने के लिए बुरी नहीं है। जोक उस आदमी से पूछता है कि उसे क्या करना है, और वह आदमी बताता है कि उसे बुसान से नानिंग सिटी तक एक कार्गो शिप को एस्कॉर्ट करना है। वह कहता है कि ट्रांसपोर्ट आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह कोरोजन रिफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जोक फिर उन चीजों की लिस्ट देखता है जिन्हें उसे एस्कॉर्ट करना है, और समझता है कि वह सब लग्जरी आइटम्स हैं, जिसमें एक कार भी शामिल है। सियोक इस पर हैरान होता है और अपना शौक दिखाता है कि लोग अब भी किन चीजों को जरूरी समझते हैं, और मून उसे बताता है कि लिस्ट में हर चीज कुछ लोगों के लिए जरूरी है। मून को लगता है कि सियोक ये समझेगा, लेकिन सियोक कहता है कि वह नहीं समझता, क्योंकि उसे ऐसे देश में इन चीजों की जरूरत समझ नहीं आती जहाँ की सरकार पहले ही टूट चुकी है। मून कहता है कि कई देश रिफ्ट्स की वजह से गिर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अब बेकार हो गई है। सियोक तुरंत समझ जाता है कि यह मिशन इंटरनेशनल रिश्तों को बनाए रखने के लिए है। क्योंकि ऐसा है, सियोक अपना सीट बेल्ट खोलता है और उस आदमी से कहता है कि उसे इस मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मून यह सुनकर हैरान हो जाता है और सियोक को बताता है कि कोरियन सरकार इस मिशन को सीरियसली लेती है। इसके बावजूद जोक मून को कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जोक उस बूढ़े आदमी से कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खुद को शामिल करना उसकी बेवकूफी होगी। वह बूढ़ा आदमी गुस्से में है कि सियोक ऑफर ठुकरा रहा है, और वह उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वह अभी नया हंटर है जो कुछ ही वक्त पहले आया है। लेकिन जोक को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह मिशन के पेपर्स हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है। सियोक दरवाजा भी खोलता है और बूढ़े आदमी को राइड के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन उसे बताता है कि वह खुद सोल तक तैरकर वापस जाएगा। बिना किसी झिझक के एसजोक चॉपर से नीचे कूद जाता है और नीचे पानी में गिरता है, उस आदमी को पूरी तरह हैरान छोड़कर। बाद में सियोक इंचन एयरपोर्ट पर बाहर निकलता है और वह आराम से पानी से बाहर निकलता है। उसे एक पोर्ट वर्कर मिलता है और दोनों आराम से एक दूसरे को नमस्ते करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि उसे फ्यूचर में धमकी मिल सकती है। एसजोक फैसला करता है कि सबसे पहले उसे खुद को मजबूत करना होगा। वह ये सबसे मुश्किल मिशंस लेकर करने का प्लान बनाता है, ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके जिसे कोई फिर से हिला न सके। सियोक अपने फोन में देखता है और जल्दी ही एक मिशन ढूंढ लेता है जो उसे पसंद आता है। यह त्सुशिमा आइलैंड पर किडनैप हुए लोगों को बचाने का मिशन है और इसका अनुमानित रैंक ग्रेड 2 है। सियोक फिर एक गहरी सांस लेता है, यह समझते हुए कि वह कुछ वक्त के लिए बिजी रहने वाला है। लगता है सितंबर की 3 तारीख को ग्योजे आइलैंड और तोंगयोंग के मछुआरे समुद्र में गए, लेकिन समुद्र आम जैसा नहीं था, क्योंकि त्सुशिमा आइलैंड पर रहने वाले कोरोजन क्रीचर्स दिखाई दिए और उन्होंने मछुआरों को किडनैप कर लिया जैसे उनका शिकार कर रहे हों। एक ऐसे आदमी के कहने पर जो मुश्किल से बच निकला, पकड़े गए मछुआरे अभी भी जिंदा हैं। मिशन में सियोक को त्सुशिमा आइलैंड जाना है ताकि पकड़े गए लोगों को बचाया जा सके और कोरोजन रिफ्ट को खत्म किया जा सके, और इनाम के तौर पर यह $55 मिलियन है। और सियोक जानता है कि अगर वह यह मिशन अकेला संभालता है तो पूरा पैसा उसका होगा। इसके अलावा अगर वह यह अकेला कर पाता है तो उसे हीरो कहा जाएगा। हालांकि यह चैलेंज के लायक है। सियोक को याद आता है कि उन्होंने ग्रेड्स और उनमें रहने वाले क्रीचर्स के बारे में क्या कहा था। कहा जाता है कि एक ग्रेड 3 कोरोजन रिफ्ट में एक टैंक जितनी तबाही की ताकत होती है, लेकिन एक ग्रेड 2 कोरोजन रिफ्ट क्रीचर एक नेचुरल डिजास्टर जैसा होता है, और ग्रेड 1 के लिए पूरे देश को एक सिंगल कोरोजन क्रीचर को काबू करने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। वह जानता है कि वह ग्रेड 3 रिफ्ट को पैराडॉक्स फ्लेम की वजह से संभाल पाया था, लेकिन वह सोचता है कि क्या वह ग्रेड 2 को अकेला झेल पाएगा। सुरक्षित रहने के लिए वह सोचता है कि उसे कोई काम का आदमी चाहिए होगा, लेकिन मुश्किल यह है कि कोई ऐसा मिले जो एक आम आदमी की रिक्वेस्ट लेने को तैयार हो। वह सोचता है कि क्या सच में कोई नहीं है जो यह कर सके, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि कोई है जो यह कर सकता है। थोड़ी देर बाद सियोक और उसका पार्टनर जो संगा के अलावा कोई और नहीं था, वह अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए एक शिप पर चढ़ते हैं। संगा उससे पूछती है कि वह अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे, और वह जवाब देता है कि उनके पास लगभग 1 घंटा है। वह उसे कहता है कि वहां पहुंचने से पहले अपनी ताकत वापस भर ले, क्योंकि लड़ाई पिछली बार से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जब सियोक ये सब कहने में बिजी है, संगा उसके कंधे पर लगे मेटल पैड के बारे में ज्यादा क्यूरियस है। वह उससे उसके बारे में पूछती है, क्योंकि देखने में वह लिमिटेड एडिशन लगता है, जिससे वह सोचती है कि उसे यह कैसे मिला। सियोक उस लड़की की बातें सुनकर थक चुका है और उसे मजबूर होकर उसे बताना पड़ता है कि जिस जंग डीलर से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने ही उसे ये गिफ्ट में दिया था। संगा इस पर हैरान होती है, क्योंकि जिस जगह से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने उसे कुछ भी काम की चीज नहीं दी। सियोक उसे छेड़ता है, कहता है कि उम्मीद का लेवल अलग है, क्योंकि वह एक उभरता हुआ प्रोस्पेक्ट है जिसने ग्रेड 3 कोरोजन रिफ्ट को अकेला संभाला था। उसके जैसा नहीं, जो सिर्फ एक बेकार रुकी है जिसके पास अकेडमी वैलेडिक्टोरियन के टाइटल के अलावा कुछ नहीं है। सियोक उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन देखता है और जानता है कि उसकी बात से उसे बुरा लगा है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल उसे यह बताने के लिए करता है कि वह और मजबूत बने और फेमस हो, ताकि आगे और बेइज्जती से बच सके। कुछ दिन पहले एसजोक ने संगा से कांटेक्ट किया था और उसे बताया था कि उसे एक टीममेट चाहिए। संगा पहले झिझक रही थी, क्योंकि वह ग्रेड 3 रिफ्ट में लगभग मरने वाले थे और सियोक उन्हें ग्रेड 2 रिफ्ट लेने का सुझाव दे रहा है।
सियोक उसे यह पूछकर मना लेता है कि क्या उसे मजबूत बनने में दिलचस्पी है। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे अभी से ज्यादा मजबूत बना सकता है। पता चलता है कि संगा के पास मजबूत बनने की एक पर्सनल वजह भी है और वह नरक में भी कूद जाएगी अगर इसका मतलब मजबूत बनना है। कुछ देर बाद शिप पर अलार्म बजता है, उन्हें चेतावनी देते हुए कि आगे एक अनजान चीज है। कुछ ही देर में वह 5 शिप्स के कांटेक्ट में आते हैं। सियोक अभी भी अपनी अगले कदम के बारे में सोच रहा है जब वह संगा को हवा में उड़ते हुए देखता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। संगा हैरान है कि सियोक यह नहीं कर सकता और वह खुशी से लाल हो जाती है क्योंकि उसे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया है जो जोक नहीं कर सकता। वह जोर से हंसती है जोक का मजाक उड़ाते हुए कि वह यह नहीं कर सकता। आसानी से चलने के लिए संगा को जोक को अपनी पीठ पर उठाना पड़ता है और जैसे ही वह शिप्स के करीब आते हैं, जोक संगा को सबसे करीबी शिप को संभालने के लिए कहता है। संगा उससे पूछती है क्यों, और वह बताता है कि पीछे वाले उनके करीब वालों से ज्यादा खतरनाक लगते हैं। संगा ऑर्डर को मान लेती है, लेकिन जैसे ही वह शिप के पास पहुंचती है उसे एक इंसानी शक्ल दिखाई देती है। लेकिन सियोक उसे दोबारा देखने के लिए कहता है क्योंकि जो वह देख रही है वह इंसान नहीं है। सियोक उस शिप पर जाता है जिसे वह साफ करना चाहता है और जैसे ही उसे शिप पर बदले हुए इंसान मिलते हैं। इन इंसानों ने अपनी इंसानियत खो दी है और पूरी तरह से अग्रेसिव हो गए हैं। संगा शिप पर जोर से उतरती है, आखिरकार खुद पर ध्यान खींचती है। मॉन्स्टर्स हमला करते हैं और सियोक आसानी से पहली वेव को खत्म कर देता है। इससे वह समझता है कि यह लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं। वह संगा से भी आराम से काम करने की उम्मीद करता है, लेकिन उसकी हैरानी के लिए संगा कमजोर मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है। सियोक तुरंत उसका नाम लेकर उसे होशियार करता है, उसे बताते हुए कि वह बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल कर रही है। वह उसे बताता है कि अगर वह ऐसे ही करती रही तो उसकी माना जल्दी ही खत्म हो जाएगी। वह उसे कहता है कि इस लेवल के लिए उसे बस थोड़ी सी माना चाहिए और संगा को याद आता है कि सियोक ने उसे मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा था। सियोक की बात मानकर संगा अपनी फायर पावर कम कर देती है, लेकिन सियोक अब भी उसे बताता है कि यह अब भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कमजोर की जिंदगी एक ट्रेजेडी है। संगा ने फैसला कर लिया है कि वह फिर कभी कमजोर नहीं बनेगी। दुश्मनों को खत्म करते हुए संगा कॉन्फिडेंस से अपनी और मजबूत बनने की इच्छा को दोहराती है। कुछ देर बाद संगा मॉन्स्टर्स को साफ कर चुकी होती है और वह सियोक से पूछती है कि क्या यह खत्म हो गया है। सियोक उसे बताता है कि उसने दूसरी बोट्स का पहले ही ख्याल रख लिया है। संगा न चाहते हुए भी सियोक का शुक्रिया करती है, उसे बताते हुए कि उसकी सलाह से उसे बहुत कुछ मिला। सियोक उसे छेड़ता है, कहता है कि उसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो तब भी नहीं सीखेंगे अगर वह उन्हें स्पून फीड भी करे। संगा सच बताती है, कहती है कि यह पहली बार है जब किसी ने उसे सलाह दी है और सियोक इस पर हैरान होता है। वह उससे पूछता है कि उसे एकेडमी में क्या सिखाया जा रहा था और वह बताती है कि क्योंकि उसने सब कुछ जल्दी सीख लिया था, उन्होंने उसे फंडामेंटल सिखाने की जहमत नहीं की। सियोक उसे छेड़ता है, पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि वह उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगी अगर वह उसे ऐसे ही सिखाता रहा। आंखों में आंसू लिए वह इस जोक को बताती है कि वह एक भी टीचर को पीछे नहीं छोड़ पाई है। सियोक लड़की को ऐसे इमोशनल हालात में देखकर हैरान होता है और वह आराम से उसे कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह यह पक्का करेगा कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसकी तरफ देखती रहे। जैसे ही वह और गहराई में जाने वाले होते हैं, सेलर सियोक और संगा को बताते हैं कि वह पहरे पर रहेंगे अगर उन्हें उनकी जरूरत पड़े। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सियोक संगा को बताता है कि सर्वाइवर के मुताबिक हॉस्टेजेस श्राइन पर हैं और संगा सियोक को बताती है कि आइलैंड पर 2 श्राइन्स हैं, गाइजिन श्राइन और अटाजुमी श्राइन। अगर वह दूरी देखते हैं तो जोक को लगता है कि गाइजिन श्राइन उनका पहला स्टॉप होना चाहिए और संगा कहती है कि वह वहां 2 घंटे में पैदल पहुंच सकते हैं। सियोक जानता है कि यह कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि जब वह वापस आएंगे तो वह सर्वाइवर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 हॉस्टेजेस को अपने साथ ले जाना होगा। इसके अलावा सियोक कोहरे के पीछे एक बुरी माना को महसूस कर सकता है और उसे यकीन है कि आइलैंड पर मौजूद कोरोजन क्रीचर्स उनका पागलपन की तरह पीछा करेंगे। जोक अभी भी बाहर निकलने का तरीका सोच रहा है जब उसे दूर से एक गाड़ी दिखाई देती है और सब कुछ तुरंत साफ हो जाता है। वह संगा से पूछता है कि क्या वह अच्छी ड्राइवर है और संगा हाँ कहती है। कुछ देर बाद सियोक अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है क्योंकि संगा गाड़ी ऐसे चला रही है जैसे ये उसकी धरती पर आखिरी दिन हो। वह जोक को छेड़ती है, कहती है कि अगर उसे उसकी ड्राइविंग पसंद नहीं है तो वह उससे व्हील ले ले। सियोक उसे भूल जाने को कहता है और वह गाड़ी के ऊपर कूद जाता है, तैयार है उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जो पहले ही उनका पीछा कर रहे हैं। सियोक एक एरो स्लिंग निकालता है और उसे मॉन्स्टर्स पर फेंकता है। इससे कई मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं और उसे वापस खींचकर ये अब भी वही करता है। तभी जोक देखता है कि मॉन्स्टर्स लेफ्ट से उनकी तरफ कूद रहे हैं और वह संगा को चेतावनी देता है। संगा दिखाती है कि वह कितनी पागल ड्राइवर है। जब वह मॉन्स्टर्स से छुटकारा पाने के लिए सबसे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाती है। संगा बस को 2 पहिए पर चलाती है ताकि मॉन्स्टर्स उनसे दूर हो जाएं। और इसी वक्त इस जोक सोचता है कि काश वह खुद ड्राइव कर रहा होता। जैसे ही वह सुनसान सड़कों से गुजरते हैं, मॉन्स्टर्स उनका पीछा करते रहते हैं। उनके पीछे ऐसे लगे रहते हैं जैसे चींटियां चीनी के पीछे जाती हैं। इसके थोड़ी देर बाद वह पहुंच जाते हैं और सांगा उनके पीछे वाले मॉन्स्टर्स का जिक्र करती है, लेकिन जोक उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि वह उन्हें संभाल लेगा। सांगा बस को श्राइन के अंदर ले जाती है और सियोक तुरंत
पैराडॉक्स फ्लेम को छोड़ता है ताकि श्राइन के एंट्रेंस को ब्लॉक कर सके और जो भी मॉन्स्टर पास आता है उसे जला देता है। कुछ देर बाद उन्हें हॉस्टेजेस मिलते हैं जहां वह बांधे हुए हैं। संगा उनके पास जाती है खुद का परिचय देने के लिए, लेकिन बचाए जाने की खुशी मनाने की बजाय हॉस्टेजेस बहुत अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उनके चेहरों पर आंसू बहते हैं जब वह संगा को भागने के लिए कहते हैं और संगा सोचती है कि उसे क्यों चेतावनी दी जा रही है। उसे पता नहीं होता उसके पीछे एक बड़ा सैमुराई मॉन्स्टर आ चुका है, उसे काटने के लिए तैयार। उसकी खुशकिस्मती से सियोक सैमुराई के हमले को रोक पाता है और सियोक संगा को कहता है कि सर्वाइवर्स को कार में डाल दे जब तक वह सैमुराई को संभालता है। सैमुराई और सियोक के बीच तुरंत एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सैमुराई बहुत बड़ा लगता है जब वह सियोक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लंबाई के फर्क के बावजूद भी सियल्क डरता नहीं है। अचानक संगा कहीं से भी आ जाती है और गाड़ी से सैमुराई को टक्कर मारती है, उसे जमीन पर गिरा देती है। जब सैमुराई जमीन पर होता है तो सियोक संगा की समझदारी की तारीफ करता है, लेकिन वह उसे बस अंदर आने को कहती है। सू गाड़ी के ऊपर ही रहता है जबकि बंधक गाड़ी के अंदर सुरक्षित बैठे होते हैं। सफर ठीक चल रहा होता है जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि आगे मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। च्योके ये भी देखता है कि सैमुराई गाड़ी से टक्कर लगने के बाद भी जिंदा है। उनके रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। जोक संगा से अपनी तलवार देने को कहता है। संगा यह सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि किसी तलवारबाज से उसकी तलवार मांगना बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। जोक फिर उससे पूछता है कि वह अपनी इज्जत और बंधकों को बचाने में से क्या पसंद करेगी। संगा के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय अपनी तलवार देने और मन मारकर उसे पकड़ लेता है, इस्तेमाल करने के लिए तैयार। हैरानी की बात है उसकी कलाई पर एक अजीब सा डिवाइस है और सियोक उसे इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे समझ आता है कि उस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। पता चलता है कि वह दस्ताना उस डब्बे के अंदर था जो उसे कोर को हराने के बाद आइलैंड पर मिला था। यह कोई मामूली दस्ताना नहीं था क्योंकि यह हवा से माना इकट्ठा कर सकता था। जब शुक ने उसे पहली बार देखा तो उसे लगा कि यह किसी की माना को बढ़ाने के लिए है, लेकिन सू के लिए यह उससे भी ज्यादा था। पता चलता है कि दस्ताने की माना स्टोर करने की सबसे ज्यादा ताकत 5 मिनट है। इन 5 मिनट के दौरान उसके पास सायन की तरह स्ट्रांग होने की ताकत होती है। जब मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, सियोक अपना भाला और तलवार पकड़ता है, एक बहुत ही खतरनाक हमला करने की तैयारी में। सियोक मॉन्स्टर्स पर अपना जबरदस्त हमला करता है, उन सबको एक ही बार में काट देता है। संगा हैरान और परेशान रह जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने अभी क्या हुआ है, क्योंकि अब रास्ता साफ है जाता है। सियक संगा से पोर्ट की तरफ जाने को कहता है बिना पीछे देखे। जैसे ही सफर जारी रहता है, सियोक यह जानकर हैरान होता है कि करप्टेड मॉन्स्टर्स का कोई अंत नहीं है, वह बस उनके पीछे आते रहते हैं। और संगा सियोक से कहती है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वह बाहर निकलकर मॉन्स्टर्स से निपटें क्योंकि गाड़ी अपनी हद तक पहुंच चुकी है, लेकिन सियोक उससे गाड़ी चलाते रहने को कहता है। और तभी वह एक अजीब सी रुकावट को पार करते हैं जो हैरानी की बात है मॉन्स्टर्स को दूसरी तरफ रखती है। सभी मॉन्स्टर्स को रुकावट को पार करना मुश्किल लगता है जबकि गाड़ी आराम से आगे बढ़ जाती है। संगा हैरान रह जाती है और वह आसपास देखती है यह पता लगाने के लिए कि मॉन्स्टर्स अचानक उनके पीछे क्यों आ रहे हैं। उसे दीवार पर एक चमकता हुआ निशान दिखता है जिससे वह सोचने लगती है कि क्या यह उस निशान की वजह से है। संगा को याद आता है कि उनके चलने से पहले सियोक ने वहां वह निशान बनाया था, ये कहते हुए कि यह एक सुरक्षा का निशान है। संगा ने उससे पूछा कि यह क्या है और उसने जवाब दिया कि यह एक तरीका है जो मॉन्स्टर्स को दूर रखता है। सांगो को जिज्ञासा हुई और उसने उससे पूछा कि उसने ये कहां से सीखा, लेकिन शोक ने उससे बताया कि अगर वह उसे बताएगा भी तो वह कभी समझ नहीं पाएगी। सीधा सा कारण यह है कि उसने ये स्किल तब सीखी थी जब वह दूसरी दुनिया में था। अब आज के दिन में संगा स्योक से पूछती है कि क्या यह तरीका किसी भी मॉन्स्टर को दूर रख सकता है, लेकिन स्योक मना करता है। वह उससे बताता है कि यह रुकावट असली मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करती। श्योके संगा को यह बता ही रहा होता है कि सामुराई रुकावट को ऐसे पार कर जाता है जैसे वहां कुछ है ही नहीं। सामुराई की सीधी आंख चमकने लगती है और लाल लेजर गाड़ी तक पहुंच जाती है। सांगा तुरंत इसे पहचान जाती है, कहते हुए कि इसे मन की आंख कहते हैं। सियोक इससे परेशान होता है, लेकिन उसे पक्का पता है कि आसपास का माहौल गंभीर हो गया है, लेकिन वह इससे डरता नहीं है। लेकिन अचानक वह देखता है कि संगा इससे पहले ही कांप रही है। संगा बताती है कि मन की आंख एक ऐसी ताकत है जिससे दुश्मन के हमलों का पहले से पता लगाया जा सकता है। वह बताती है कि बड़े बड़े उस्तादों के लिए भी यह एक मुश्किल टेक्निक है। संगा को इतना कांपता हुआ देखकर सुयोक उससे डरने को मना करता है, क्योंकि मन की आंख जैसी टेक्निक्स सिर्फ चाल होती हैं। सुख फिर संगा से उसे ध्यान से देखने को कहता है, क्योंकि वह उसे सिखाने वाला है कि ऐसी हालातों से कैसे निपटें। सुख की आंखें चमकने लगती हैं और अचानक सामुराई को डर महसूस होने लगता है, जिससे वह अकेला ही अपना हथियार घुमाने लगता है। शौक फिर आराम से सामुराई की तरफ चलता है, संगा को बताते हुए कि यह स्किल अनुभव से सीखी जा सकती है। सीधी बात है, यह टेक्निक दुश्मनी या डर पर रिएक्ट करती है, क्योंकि सामुराई इसे महसूस नहीं कर सकता। वह बस वहां खड़ा रहता है, मजबूत दिखने की कोशिश करता हुआ। सियोक संगा को बताता है कि मन की आंख, दिल की तलवार और यहाँ तक कि निष्काम होने की हालत जैसी कई स्किल्स भाई भाई हैं। सियोक के बिना किसी दुश्मनी के सामुराई के पास जाता है और वह उसे एक ही वार में आराम से काट देता है। सामुराई सिल्क के वार से टूट जाता है।
और एसईओ आराम से संगा को बताता है कि जितनी भी टेक्निक्स उसने बताई हैं वह कुछ खास नहीं है। वह बताता है कि ज्ञान नाम का धोखा बहुत डरावना होता है क्योंकि लोग एक खास नाम से उत्तेजित हो जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। सुख संगा को बताता है कि जंग के मैदान में जो चीज जरूरी है उसे किसी खास नाम की जरूरत नहीं होती। स्योके बताता है कि वह अब यह कॉन्फिडेंस से कह सकता है क्योंकि उसे जाल से निकलने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा था। सहयोग संगा को बताता है कि सामुराई असल में स्ट्रांग है क्योंकि उसे गाड़ी से टक्कर लगी और वह बच गया, लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी आखिरी टेक्निक जिस पर वह भरोसा कर रहा है वह सिर्फ मन की आंख है। ये सब सुनने के बाद संगा खुद के बारे में सोचने लगती है, खुद से पूछती है कि उसने इस जंग में क्या हासिल किया। संगा तुरंत समझ जाती है कि वह अधूरे इरादे से वैसे नहीं सीख सकती जैसे वह चाहती है, क्योंकि उसके पास एक खास मकसद है जिसे उसे पूरा करना है। वह योग से नम्रता से कहती है कि इस बार उसे सच में सिखाए। सुक उसकी इस बात से हैरान होता है क्योंकि वह उसे पहले ही सिखा रहा है, लेकिन संगा उससे बताती है कि जो वह चाहती है वह सीधा रास्ता दिखाना है, सलाह नहीं। संगा कहती है कि उसने पहले ही देख लिया है कि वह कितनी कमजोर है और उसे बहुत जल्दी स्ट्रांग होने की जरूरत है। जॉक उससे इसका कारण पूछता है और वह बताती है कि वह क्लब शदाई को अपने हाथों से खत्म करना चाहती है। पता चलता है कि क्लब शदाई दुनिया के 8 सबसे खराब कोरोजन रिफ्ट्स में से एक है और ये एक ही सांस में हिमालयाज को निगल जाने के लिए मशहूर था। शोके जानता है कि उसका मकसद आम से बड़ा है और वह उससे पूछता है कि क्या वह बदले के लिए कर रही है। संगा इस बात की पुष्टि करती है, कहते हुए कि वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए कर रही है। वह फिर एक कार्ड निकालती है, सियोक को बताते हुए कि वह उससे मुफ्त में सिखाने को नहीं कह रही है। सो कार्ड देखता है और समझ जाता है कि यह केवाई ग्रुप का है जिसका मार्केट कैप 257 ट्रिलियन है। संगा बताती है कि यह वह कंपनी है जो उसके परिवार की है और सियोक यह जानकर हैरान होता है कि संगा एक बड़े परिवार की बेटी है। वह बताती है कि कंपनी का मालिक उसका दादा है, लेकिन उसने उत्तराधिकार की लड़ाई छोड़ दी थी। सियोक समझ जाता है कि अगर संगा एक हंटर के रूप में अच्छा करती है तो वह फिर से उत्तराधिकार की लड़ाई में आ सकती है। सियोक फिर उससे पूछता है कि वह असल में क्या चाहती है और संगा उससे कहती है कि उसे सबसे अच्छा बना दे, बदले में उसे एलिक्सर्स देने का वादा करती है। वह उससे बताती है कि वह उसे ऐसी चीजें दिलाएगी जो मुश्किल से मिलती हैं, जैसे एलिक्सर्स जो आम चैनल से नहीं मिलते। क्योंकि शोक भी स्ट्रांग होना चाहता है, संगा उससे बताती है कि जो एलिक्सर्स वह उसे देगी उनसे उसके लिए यह मुमकिन हो जाएगा। सियोक समझ जाता है कि अगर वह संगा को बताएगा तो वह उस पर यकीन भी नहीं करेगी कि वह पहले ही उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां वह पहुंचना चाहता था। उसका स्ट्रांग होने की कोशिश करने का असल कारण यह था कि वह अर्थ को पहले जैसा बनाना चाहता था। शोके फिर संगा से हाथ मिलाता है, उससे बताने के लिए कि उनका सौदा हो गया है। वह उससे उन चीजों की लिस्ट देता है जो उसे चाहिए और सुझाव देता है कि पहले वह बंधकों को हॉस्पिटल ले जाएं। बंधकों को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद संगा डॉक्टर से पूछती है कि उन्हें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा और क्योंकि 7 मरीजों को पोषण की कमी है। डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि बातचीत करने में कम से कम 1 वीक लगेगा। डॉक्टर उन दोनों को यकीन दिलाता है कि जब बंधक जागेंगे तो उन्हें सबसे पहले पता चलेगा, इसलिए जरूरी है कि वह उन्हें आराम करने दें। सियोक डॉक्टर की बात से सहमत होता है और वह संगा को अपने पीछे आने को कहता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तुरंत शुरू हो रही है। एक बार जब वह ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह ट्रेनिंग कर सकते हैं, सियोक शुरू करने से पहले संगा से एक सवाल पूछने का फैसला करता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह उसके भाले से बच सकती है अगर वह उसे पूरी ताकत से घुमाए। संगा घबराकर जवाब देती है कि यह मुश्किल होगा क्योंकि आखिर उन दोनों के बीच स्किल का बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन जोक उससे बताता है कि वह असल में उससे बच सकती है अगर वह अपनी इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करे। वह उससे कहता है कि उसे अपनी आंखों से देखना होगा, अपने कानों से सुनना होगा, खुशबू को सूंघना होगा और अपनी स्किन से महसूस करना होगा। जब वह ये सब कर ले तो उसे होश में लड़ना होगा, बेहोशी में नहीं। ये सब समझाने के बाद सयोक फैसला करता है कि अब उसकी परीक्षा लेने का टाइम है। इससे पहले कि संगा को पता चले कि क्या हो रहा है, स्टोक गायब हो चुका होता है और संगा स्टोक को ढूंढने में घबरा जाती है। थोड़ी ही देर में सियोल्क उसके पीछे दिखता है, अपना भाला उसकी गर्दन पर रखे हुए, उससे कहते हुए कि उसने सब गलत किया क्योंकि वह बहुत धीमी थी। वह समझाता है कि उसकी इंद्रियां पहले आती हैं और सोच बाद में। वह उससे कहता है कि जंग में सोचने का टाइम नहीं होता क्योंकि उसे इंद्रियों को जैसे हैं वैसे ही मानकर आगे बढ़ना होगा। वह उससे बताता है कि जो इंद्रियां उसने अभी तक नहीं सीखी हैं वह उसे जंग में सिर्फ धोखा देंगी। दोबारा समझाने के बाद एसजोक सुझाव देता है कि वह अब प्रैक्टिकल हिस्से पर चले। इसी बीच एक सिक्योरिटी वाला उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है और वह आदमी हैरान रह जाता है। तब भी जब उसका दोस्त देखने आता है वह दोनों हैरान रह जाते हैं। जिस जमीन को ट्रेनिंग की जगह के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है वह उन दोनों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, जैसे वह पागलों की तरह तलवारें चला रहे हैं। अगली बार मिलते हैं ताकि वह जितनी जल्दी हो सके स्ट्रांग हो सके। जैसे ही लड़ाई जारी रहती है एसोक हवा में उछलता है, एक ताकतवर वार करने के लिए तैयार, जिसे संगा भी समझ जाती है कि वह बच नहीं सकती। जैसे ही हमला होने वाला होता है सिक्योरिटी वाले एसएओसी को फोन करते हैं, उससे बताते हुए कि एक सर्वाइवर अभी जागा है। स्टोक फिर पहला ट्रेनिंग सेशन वही खत्म करने का फैसला करता है क्योंकि लगता है कि संगा थोड़ा ब्लॉक करना सीख गई है। संगा डरकर देखती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि अब तक जो कुछ भी उसने किया है वह पहला ट्रेनिंग सेशन माना जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी में घुसने पर स्टोक सर्वाइवर से पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह हाँ कहता है। वह फिर बताता है कि जहां उसे बंदी बनाया गया था वहां एक ट्रक आया और ट्रक से अजीब लोग उतरे।
संगा उससे पूछती है कि क्या ये लोग दूसरे बंधक थे, लेकिन वह मना करता है, बताते हुए कि वह बंधक होने के लिए बहुत शांत थे। इसके अलावा वह देखता है कि मॉन्स्टर्स उनके प्रति अग्रेसिव नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे मॉन्स्टर्स उनकी मदद कर रहे थे। वह बताता है कि कुछ बंधकों को उठाया गया और ट्रक में ले जाया गया। जब जोक ये सुनता है तो उसे आखिरकार समझ आता है कि वह क्या समझने की कोशिश कर रहा था। वह इस अजीब कारण के बारे में सोच रहा था कि क्यों सिर्फ 7 बंधक थे। सायुक फिर सर्वाइवर से उस आदमी के बारे में पूछता है जो भाग गया था, लेकिन सर्वाइवर उससे बताता है कि वह भागा नहीं था। लगता है कि बुरे लोगों ने उन्हें जानबूझकर जाने दिया था और इस बात ने संगा को अंदर तक हिला दिया। उस आदमी से बात करने के बाद सियोके और साइगा आखिरकार समझ जाते हैं कि वह किस चीज से निपट रहे हैं। शुक कहता है कि वह सोच रहा था कि एक आम आदमी ऐसी जगह से इतनी आसानी से भाग गया जहां उसे और सांगा को घुसने में मुश्किल हुई थी। सांगा फिर जोक से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि मिशन पर आना खुद ही एक जाल था। अचानक सियूक ठंडी आवाज में बोलता है, पूछते हुए कि बुरे लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी चाल चलने की। संगा पूरी तरह से परेशान है क्योंकि उसे नहीं पता कि सियोक गुस्सा क्यों है। उसे नहीं पता कि क्या यह इसलिए है क्योंकि दुश्मन उसे कम समझ रहा है या इसलिए क्योंकि उन्होंने इंसानी जिंदगियों का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया। वह दोनों फिर सर्वाइवर से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कुछ और बता सकता है और वह बताता है कि जो आदमी ट्रक से उतरा था उसकी कमर पर एक बिल्ली का मास्कॉट था। बाद में संगा ये पता लगा लेती है और जब जोक उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया तो वह उसे याद दिलाती है कि उसका सेलफोन सिर्फ सजाने के लिए नहीं है। जोक अपने बचाव में संगा को बताता है कि उस जैसे आम लोगों को इंटरनेट बटन दबाते ही बहुत बड़ा इंटरनेट बिल आता है। संगा को यकीन नहीं होता कि वह आदमी अभी भी 2000 की शुरुआत की बात कर रहा है। कुछ देर बाद वह उस आदमी से मिलते हैं जिसे वह ढूंढ रहे होते हैं। उस आदमी के चेहरे पर बहुत सारे पियर्सिंग्स होते हैं और सू आराम से उसका मजाक उड़ाता है, उससे पूछते हुए कि क्या उसने अपनी बदसूरत शक्ल ठीक करने के लिए सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया। लेकिन अंदर ही अंदर इस जोक देख सकता है कि वह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है और वह आदमी टफ होने का नाटक भी करता है जब वह इस जोक और संगा का बड़े स्टेज पर स्वागत करता है। वह आदमी फिर अपना परिचय किम जी योन के रूप में देता है, उन्हें बताते हुए कि वह उन्हें जिंदा पकड़ेगा। सियोक सोचता है कि उसका इससे क्या मतलब है और वह उन्हें दिखाने का फैसला करता है। वह एक आधे मरे हुए आदमी को पकड़ता है और उसे अपने पीछे वाले रिफ्ट में फेंक देता है। संगा यह देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि जो लोग रिफ्ट में फेंके गए हैं वह तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक रिफ्ट खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अचानक वह आदमी जिसे रिफ्ट में फेंका गया था वापस बाहर रेंग कर आता है और वह पहले ही बदल चुका था। लेकिन जियोन उस आदमी के बदलाव से खुश नहीं है क्योंकि वह बहुत कमजोर लग रहा है। बस एक किक से वह उस आदमी को दूर फेंक देता है। संगा यह देखकर बहुत डर जाती है। वह सोचती है कि क्या बुरे लोग उन्हें भी रिफ्ट क्रीचर्स में बदलने का प्लान बना रहे हैं। जियोन इस पर घमंड करता है। वह कहता है कि आम लोगों को कुर्बान करने से उन्हें अच्छे नतीजे नहीं मिले हैं और जैसे ही वह यह कहता है उन दोनों को समझ आता है कि बुरे लोग बंधकों से पैसे नहीं ले रहे थे बल्कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जियोन उन दोनों को बताता है कि उसे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन बड़े मकसद और अपने बॉस की वजह से वह सिर्फ एक बार समझाएगा। वह बताता है कि वह और उसके लोग डंगुन के वंशज हैं। लगता है उनका एक ही मकसद है साउथ कोरिया के अभी के असर को बनाए रखना और मजबूत करना ताकि कोई उनसे पंगा न ले सके। समझाने के बाद वह जमीन पर पैर पटकता है। इससे एक बड़ी लहर निकलती है जो गाड़ियों को हवा में उछाल देती है। जियोन फिर गाड़ी को उन दोनों की तरफ किक करता है, लेकिन संगा बीच में आ जाती है, गाड़ी को 2 हिस्सों में काट देती है। सियोक उस आदमी से लड़ने की तैयारी करता है, उसे याद दिलाता है कि उनका देश पहले ही एक सुपर पावर है, लेकिन वह आदमी सहमत नहीं होता, कहता है कि यह काफी नहीं है। जियोन उनकी तरफ दौड़ता है, कहता है कि वह देश को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां कोई उन्हें नीचा देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा, ताकि वह उसे एक एब्सोल्यूट सुपर पावर बना सके। वह हवा में उछलता है सियोक पर ड्रॉप किक मारने के लिए। वह सियोक को उन सब बुरे वक्तों की याद दिलाता है जब उन्हें पहले ट्रिब्यूट देना पड़ा था और शर्म से अपना सर झुकाना पड़ा था। जब वह सियोक से लड़ता है तो वह बताता है कि वह चाहता है कि वह हर उस बेइज्जती का बदला लें जो उन्होंने सही है। जियोन के साथ लड़ते हुए सियोक को समझ आता है कि वह टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है और वह काफी तेज है, भले ही उसके पास कोई हथियार न हो। सियोक को जल्दी ही छाती पर किक पड़ती है और वह दूर जाकर गिरता है। जियोन के आखिरी हमले से उसे समझ आता है कि वह तेज है, लेकिन उसकी ताकत संभाली जा सकती है। सियोक असल में समझता है कि वह आदमी क्या कहना चाहता है, क्योंकि अगर सारे कोरोजन रिफ्ट्स गायब हो गए तो कोरिया के लिए अपनी अभी की जगह बनाए रखना मुश्किल होगा। सियोक आखिर में समझ जाता है कि वह आदमी और उसकी टीम का दुनिया को बचाने का कोई इरादा नहीं है। वह इस बात को पक्का कर लेता है। सियोक उसे याद दिलाता है कि अनगिनत लोग मरने की कगार पर हैं, इसका मतलब है कि उन्हें पहले बचाना चाहिए। लेकिन जियोन उन्हें डांटता है, कहता है कि वह कुछ नहीं जानते। वह बताता है कि उन्होंने रिफ्ट्स को कंट्रोल करने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया है। जैसे ही सियोक यह सुनता है उसे समझ आता है कि रिफ्ट्स को कंट्रोल कर पाना सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें इस तरह तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। सियोक फिर टाइम आउट मांगता है, उस आदमी को बताता है कि वह पहले ही उसके साथ काम करने की सोच रहा है। वह उससे पूछता है कि वह रिफ्ट को कितना कंट्रोल कर सकते हैं और अगर उसका जवाब अच्छा हुआ तो वह संगा को उसके हवाले कर देगा। संगा यह सुनकर हैरान हो जाती है। जियोन बोलता है कि उन्होंने रिफ्ट को बस इतना कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है।
सियोक उसे तुरंत रोक देता है, कहता है कि बस इतना का मतलब है कि अभी पूरा कंट्रोल नहीं है। सियोक उसे डांटता है, कहता है कि वह बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन नतीजे दिखाने में बेकार है। सियोक जियोन और उसके गैंग को ऐसे गुंडों का ग्रुप कहता है जिन्हें पता ही नहीं कि वह क्या कर रहे हैं। यह सुनकर जियोन गुस्से में आ जाता है और एक ताकतवर किक के साथ उनकी तरफ लपकता है। सियोक मुश्किल से हमले से बचता है और जहां वह आदमी गिरता है वहां जमीन टूट जाती है। तो सियोक को समझ आता है कि उसने शायद उस आदमी को ऐसे भड़का दिया जैसा वह नहीं चाहता था। वह सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ा माना वापस आ सके, क्योंकि ग्लव पर बार पहले ही एक पर आ चुका था। सियोक को समझ आता है कि उसकी अभी की हालत में सबसे अच्छा काम यह है कि वह जियोन के साथ थका देने वाली लड़ाई करे। जियोन सियोक की तरफ दौड़ता है लेकिन संगा उसे रोकने के लिए आ जाती है। जियोन उसे छेड़ता है, कहता है कि उसे लगता वह पीछे खड़ी थी क्योंकि वह डर गई थी। उसके शरीर से निकलते हुए बिजली के ऑरा के साथ जियोन उसे छेड़ता है, कहता है कि उसमें कम से कम थोड़ी हिम्मत तो है। सियोक फिर संगा को पीछे रहने को कहता है, उसे बताता है कि वह उस आदमी को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन संगा जवाब देती है कि वह सियोक के ग्लव्स की बची हुई बैटरी देख सकती है। उसे समझ आता है कि सियोक को वक्त चाहिए और वह उससे पूछती है कि उसे कितना वक्त चाहिए। सियोक जवाब देता है कि उसे 5 मिनट चाहिए। मिनट। और संगा एक बोतल निकालती है। सियोक को कहती है कि लड़ाई उस पर छोड़ दे। संगा एलिक्सर के असर से चमकने लगती है और सियोक को चिंता होती है कि वह ज्यादा हो सकती है, लेकिन संगा उसे कहती है कि चिंता न करे क्योंकि एलिक्सर्स इमरजेंसी के लिए हैं और वह अभी इमरजेंसी में है। सियोक फिर उसे 5 मिनट तक टिकने को कहता है, वादा करता है कि उसके बाद लड़ाई खत्म कर देगा। जब संगा अपनी जान दांव पे लगाने की तैयारी करती है तो वह सियोक को कहती है कि जब वक्त आए तो उसका पूरा फायदा उठाना। उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से संगा अपनी पूरी ताकत लड़ाई में लगा देती है। जैसे जैसे लड़ाई और तेज होती जाती है वह जियोन की इमेज पर एक वर्टिकल फ्लैश मारने में कामयाब हो जाती है। उसे रुककर देखना पड़ता है कि क्या वह उसे गिरा पाई, लेकिन जियोन उसके पीछे आ जाता है और उसे इतनी जोर से किक मारता है कि वह हवा में उड़ती चली जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। जमीन पर गिरने से ठीक पहले सियोक चार्ज करना पूरा कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। एक शांत और ठंडी आवाज में सियोक जियोन से पूछता है कि क्या वह आखिर मरने के लिए तैयार है। जियोन हैरान है क्योंकि वह उस आदमी में माना बढ़ते हुए महसूस कर सकता है और वह सोचता है कि उसने यह कैसे किया, क्योंकि इतने कम वक्त में इतना माना जमा करना मुमकिन नहीं था। जियोन उलझन में है। वह सोचता है कि क्या सियोक इतने वक्त से अपनी असली ताकत छुपा रहा था। सियोक जियोन से पूछता है कि वह इतना हैरान क्यों हो रहा है, क्योंकि वह भी वही तरीका अपना रहा है जैसे उसके पियर्सिंग्स। वह आदमी हैरान हो जाता है जब उसे समझ आता है कि सियोक ने उसे पहचान लिया है और सियोक उसे कहता है कि सिर्फ एक बेवकूफ ही नहीं जानेगा। सियोक जियोन को बताता है कि वह हर जगह माना लीक कर रहा है क्योंकि वह ऐसी पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिसे वह संभाल नहीं सकता, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से वह अपनी पैराडॉक्स फ्लेम वापस पा सका। जियोन सोचता है कि सियोक बकवास कर रहा है क्योंकि बर्बाद हुए माना को एब्जॉर्ब करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसके समझने से पहले ही सियोक उसके पीछे आ चुका है। उसे कहता है कि उसे जानने की जरूरत नहीं क्योंकि वह अब मरने वाला है। सियोक उस आदमी पर अपना 16 हिट कॉम्बो छोड़ देता है, उसे कई तरीकों से काटता है जबकि उस पर पैराडॉक्स फ्लेम भी छोड़ता है। जियोन हैरान हो जाता है जब उसे समझ आता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा और अपने मसल्स भी हिला नहीं पा रहा। सियोक उस आदमी की तारीफ करता है कि वह खड़े होने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसकी सारी मसल ताकत जल चुकी है। यह समझकर कि वह मरने वाला है, वह आदमी अपने कैप्टन से उसे बचाने की भीख मांगता है। अचानक ऊपर से सियोक की तरफ एक चीज उड़ती हुई आती है और सियोक इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसे महसूस कर लेता है। वह अपना भाला निकालता है, हमले को रोकता है। हमला जियोन के कैप्टन की तरफ से आया लगता है, जो छत पर खड़ा था। उसने मास्क पहना हुआ है और उसके सर पर एक हुड है। वह सियोक की तारीफ करता है कि वह हमले को रोक पाया क्योंकि वह पहले उसकी कलाई को कुचलना चाहता था। सियोक हैरान है कि वह आदमी कौन है और अंदर ही अंदर उसे पहले ही महसूस हो रहा है कि वह आदमी जियोन का कैप्टन है। भले ही सियोक यह मानना नहीं चाहता, उसे समझ आता है कि वह आदमी जियोन से कम 2 गुना ज्यादा ताकतवर है और करीब से देखने के बाद वह अपनी गलती सुधारता है और उस आदमी को और करीब से देखता है। उसे समझ आता है कि वह आदमी जियोन से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। कैप्टन फिर सियोक को छेड़ता है, पूछता है कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता। सियोक शांति से जवाब देता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता क्योंकि वह जानता है कि अगर वह आदमी चाहता तो उसे मार देता। क्योंकि कैप्टन उसे मारने से रुक रहा है, वह उससे पूछता है कि क्या उसे उसकी ब्लैक फ्लेम में दिलचस्पी है जो वह इस्तेमाल करता है। ब्लैक फ्लेम्स दिखाने से जो फ्लेम्स जियोन को जला रही थी वह और ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह बचाने की भीख मांगता है और कैप्टन सियोक को फ्लेम्स बुझाने का हुक्म देता है, कहता है कि वह अपनी बात दोबारा नहीं दोहराएगा। सियोक को समझ आता है कि जियोन का माना पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन कैप्टन उसे अपने माना से जिंदा रखे हुए था। इसके अलावा वह जानता है कि अगर कैप्टन ने जो तीर मारा था वह उसकी कलाई की बजाय उसके सर पर निशाना लगाता तो वह मर जाता, लेकिन कैप्टन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सियोक के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जियोन को अपनी फ्लेम्स की बेड़ियों से आजाद करने के।
जियोन के गिरने से पहले ही कैप्टन पलक झपकते ही उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। यह बात सियोक को और ज्यादा डरा देती है क्योंकि वह देख सकता है कि वह आदमी कितना तेज है। कैप्टन सियोक को डांटता है, कहता है कि उसने जियोन की जिंदगी बर्बाद कर दी है क्योंकि उसे अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर में गुजारनी पड़ेगी। कैप्टन फिर अपना धनुष निकालता है, सियोक को बताता है कि यह सच है कि वह उसे जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने की जरूरत नहीं है। सियोक फिर कैप्टन को कहता है कि वह जो चाहे करे क्योंकि वह उसका कठपुतली नहीं बनेगा। सियोक को इतना जिद्दी देखकर कैप्टन पीछे हटने का फैसला करता है क्योंकि वह अभी भी उन ब्लैक फ्लेम्स के बारे में और जानना चाहता है जो सियोक इस्तेमाल कर रहा है। गायब होने से पहले कैप्टन सियोक को कहता है कि एक दिन वह भी उसके कंट्रोल में होगा। उसके जाने के बाद सियोक को समझ आता है कि वह खुद को एक बहुत बुरे गुस्से वाले आदमी के साथ उलझा चुका है। संगा फिर सियोक के पास आती है, कहती है कि लगता है बुरे लोग उसकी खास स्किल के पीछे हैं। सियोक इस बात की तस्दीक करता है लेकिन उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि वह उसकी स्किल के पीछे क्यों है। संगा फिर सियोक से पूछती है कि बुरे आदमी ने उसे बंधक क्यों नहीं बनाया, और सियोक जवाब देता है कि शायद वह उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते होंगे, लेकिन संगा को नहीं लगता कि आतंकवादी ऐसी कोई बात सोचेंगे। सियोक फिर उसे ध्यान से सोचने को कहता है क्योंकि आतंकवादियों को शायद कोरियन गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा हो। सियोक संगा से कहता है कि वह इस बारे में किसी को न बताए, लेकिन संगा उसे याद दिलाती है कि उसे इतना अच्छा झूठ बोलना नहीं आता। सियोक सुझाव देता है कि वह सब कुछ बाद के लिए छोड़ दें और पहले अपने सामने वाले रिफ्ट से निपटें, लेकिन सियोक संगा को पीछे रहने को कहता है क्योंकि वह अकेला जा रहा है। वह उसे आराम करने और ठीक होने को कहता है जब तक वह वापस न आए, और वह रिफ्ट में कूद जाता है। सियोक ग्रेड 2 रिफ्ट में उतरता है और सबके बीच में एक अनडेड कासल पाता है। वह कासल की तरफ चलता है और उसे कासल से कुछ बहुत खतरनाक एनर्जी निकलते हुए महसूस होती है। बिना बताए ही सियोक समझ जाता है कि कोरोजन का कोर दरवाजे के पीछे है। सियोक खुद से मानता है कि उसे सावधान रहना होगा, वरना अगर उसने अपनी सावधानी कम की तो वह मर जाएगा। वह दरवाजा धकेलकर खोलता है और खड़ा हो जाता है। दूर एक बड़ा बर्तन खड़ा है जिसमें बहुत सारा पानी है, जिससे सियोक सोचता है कि क्या वह बर्तन ही कोर है। सियोक हैरान है क्योंकि यह उसकी उम्मीद से अलग है, लेकिन अचानक पीछे से एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है। वह आदमी बहुत बुरा और दर्द में लग रहा है। वह सियोक से उसे बचाने की भीख मांगता है क्योंकि उसकी टांगें गायब हैं। अचानक बर्तन से एक टेंटिकल निकलता है और उस बेचारे आदमी को बर्तन में फेंक देता है। कुछ देर बाद वह आदमी बर्तन से बाहर निकलता है और वह पहले ही एक अनडेड में बदल चुका है। सियोक तुरंत समझ जाता है कि वह बर्तन ही अनडेड बना रहा था। ये बात सियोक को इतना गुस्सा दिलाती है कि उसे उल्टी आने लगती है। अचानक उसे कमरे में एक डर भरी आवाज सुनाई देती है, सियोक को एक और कुर्बानी समझते हुए, लेकिन मानता है कि सियोक दूसरों से थोड़ा अलग है। आवाज के पीछे की तस्वीर जल्दी ही दिखाई देती है और वह कोर निकलती है जो एक तलवारबाज है। वह आदमी फिर अपनी तलवार निकालता है और सियोक से भी वैसा ही करने को कहता है क्योंकि वह अपनी तलवार को उसके खून से तेज करने वाला है। सियोक उस आदमी के आने पर घबरा जाता है क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाला दबाव बहुत ज्यादा है। ये बस दिखाता है कि कैप्टन कितना ताकतवर है क्योंकि वह उस ताकतवर तलवारबाज को काबू कर पाया था जिसे वह डर से घूर रहा है। सियोक घबरा जाता है कि कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर कोई और होना चाहिए। सियोक सोच में डूबा हुआ है जब तलवारबाज उसकी तरफ लपकता है और उसका सर लगभग काट देता है, लेकिन वह मुश्किल से बचता है। यह सियोक को बताता है कि जिस आदमी से वह निपट रहा है वह काफी ताकतवर है, लेकिन सियोक शुरू से ही पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है, इससे पहले कि दुश्मन उसकी कमजोरी समझ पाए। सियोक कोर पर एक ताकतवर हमले के साथ लपकता है जिससे वह लड़ाई खत्म करना चाहता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह है कि दुश्मन उसके पूरे हमले को सिर्फ अपनी तलवार से रोक देता है, जैसे कि यह काफी डर की बात नहीं थी। सियोक को चिंता है कि उसने उस आदमी को हमला रोकते हुए देखा भी नहीं। इससे पहले कि सियोक अपने आस पास हो रही चीजों पर रिएक्ट कर पाए, दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया है, उसके शरीर को अपनी तलवार से काट दिया है। सियोक हैरान और डर जाता है जब उसे समझ आता है कि दुश्मन उसकी सोच से भी ज्यादा तेज है, तलवारबाज। लेकिन सियोक की तारीफ करता है कि उसने उसे उसके जरूरी निशानों से चुकवा दिया क्योंकि सियोक बहुत जिद्दी बन रहा है। तलवारबाज उसे कुछ और खतरनाक चीज से टेस्ट करने का फैसला करता है। वह सियोक के शरीर पर ताकतवर और तेज वार करता है जिसकी वजह से वह घुटनों के बल गिर जाता है। यह देखकर कि हालत कितनी ज्यादा खराब है, सियोक को समझ आता है कि उसके पास पैराडॉक्स फ्लेम निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है क्योंकि दुश्मन जिंदा नहीं है, इसलिए पैराडॉक्स का हमले के रूप में कोई मतलब नहीं है। सियोक सोचता रह जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह पैराडॉक्स फ्लेम के साथ वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तलवारबाज हैरान है कि सियोक में अभी भी खड़े होने की ताकत है, जिससे वह सोचता है कि उसे गिराने के लिए उसे क्या करना होगा। इससे पहले कि सियोक को पता चले, उसे फिर से कई बार काट दिया जाता है। इस बार हालत और खराब हो जाती है क्योंकि उसके शरीर का हर मसल फट जाता है और सियोक लगभग बेहोश हो जाता है। अच्छा हुआ उसके लिए, उसके कंधों के ऊपर के पट्टे अभी भी हिल सकते हैं और वह समझ जाता है कि पैराडॉक्स फ्लेम का इस्तेमाल करके अपनी ठीक होने की रफ्तार बढ़ा सकता है और अपने फटे हुए पट्टों को जल्दी ठीक कर सकता है। यदि ये जल्दी से करके सियोक दुश्मन के पीछे पहुंच जाता है और उसे लगता है कि अब उसे मौका मिल गया है। सियोक हमला करता है लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। दुश्मन उसके सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। दुश्मन शिव का मजाक उड़ाता है, उसे कहता है कि वह बहुत धीमा है और इस जॉक को नीचे गिरा देता है, लेकिन वह इस जॉक को मारता नहीं है
और सियाल इस मौके का फायदा उठाता है और पीछे की तरफ भागता है। दुश्मन यॉग को चिढ़ाता है, कहता है कि वह चूक गया, लेकिन सियुकी उस पर चिल्लाता है कि उसके साथ मजाक न करे क्योंकि अगर वह चाहता तो उसे जरूर मार सकता था। सियुक दुश्मन से पूछता है कि क्या वह उस पर तरस खाकर उसके साथ खेल रहा है। दुश्मन मानता है कि वह इस जोक को मार सकता था, लेकिन अब वह बदल गया है। वह बताता है कि इस वक्त उसे अपना नाम तक याद नहीं है और उसकी जिंदगी की ज्यादातर यादें खो चुकी हैं। वह बताता है कि उसकी टेक्निक में जो कमियां हैं, जो याददाश्त खोने की वजह से हैं, वह बहुत खतरनाक थे। वह बताता है कि जब वह हार गया था तब उस पर बेड़ियां डाल दी गई थीं। जोक समझ जाता है कि वह आदमी उसकी हालत से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि शरीर तो है लेकिन उसका तजुर्बा और यादें लगभग खत्म हो चुकी हैं। सोके समझ जाता है कि उस आदमी की गर्दन पर जो बेड़ियां हैं वही हैं जिसके बारे में कैप्टन और जायोन बात कर रहे थे। दुश्मन बताना शुरू करता है कि उसने कितना कुछ खो दिया है अपने नाम से लेकर, यहाँ तक कि वह तलवारबाज क्यों बना था। वह कहता है कि अब सिर्फ नफरत बची है जो गम में डूबी हुई है। तभी तलवारबाज में अचानक बदलाव आता है और सियक समझ जाता है कि उस आदमी की नफरत और भी बढ़ गई है, लेकिन उसने अपनी टेक्निक और तजुर्बे का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। सियोक को लगता है कि उसके पास जीतने का मौका है अगर वह आदमी उसे एक ही बार में मार नहीं पाता। सियोक फिर फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी पूरी ताकत दिखाए अगर वह तलवारबाज को हराना चाहता है। तलवारबाज हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि शक के सारे जख्म ठीक हो गए हैं उसकी बॉडी को ढकने वाली काली आग से। शुक फिर अपना हाथ जमीन पर रखता है और तलवारबाज अपनी हैरानी बताता है कि शुक के पास एक खास ताकत है, लेकिन वह देख सकता है कि आग कुछ और भी जला रही है। जॉक उसकी तारीफ करता है उसकी तेज समझ के लिए। शोक बताता है कि काली आग चीजों को जलाती है, भले ही काली आग में बहुत ज्यादा तबाही की ताकत लगती हो, लेकिन असल में इस वक्त ऐसा नहीं है। पता चलता है कि जितनी ज्यादा वह चीज या उसका असर होगा उतना ही ज्यादा माना उसको चाहिए होगा, क्योंकि बड़े इस्तेमाल को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सियोक जानता है कि उसे सावधान रहना होगा ताकि वह उसके उल्टे असर में न बह जाए। शोके जानता है कि अगर पहले की बात होती तो उसे कंट्रोल की चिंता नहीं करनी पड़ती। वह इस आग का इस्तेमाल कम खतरे के साथ करता रहा है, लेकिन इस बार लगता है वह इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता। सियोक फिर तलवारबाज को बताता है कि वह इस जगह की सारी मजबूती को जला देगा। तलवारबाज इस बात से उलझन में पड़ जाता है और शल्क उसे बताता है कि वह अभी खुद को समझाने के लिए तैयार नहीं है। बिना किसी झिझक के सियोक अपनी बर्छी के साथ उस आदमी की तरफ लपकता है। वह दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है और सियोक समझ जाता है कि वह इस सब का फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि तलवारबाज की भी एक हद है। यह देखकर कि हालत कितनी गंभीर हो गई है, तलवारबाज सुझाव देता है कि वह लड़ाई बाहर ले जाए। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और वह पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला करते हैं। वह इमारतों को तोड़ते हैं, खंभों को तोड़ते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश में। सियोक जल्दी ही कमजोर पड़ जाता है और उसकी बर्छी भी 2 टुकड़ों में कट जाती है। दुश्मन फिर एक तेज वार करता है जिससे सियोक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वह लगता नहीं है। सू एक बड़े पत्थर को तोड़कर निकल जाता है जबकि दुश्मन की तरफ लपकता है बहुत तेज रफ्तार से। वह पागल की तरह चिल्लाता है तलवारबाज को अपने हथियार से मारने से पहले। इससे बार बार हमले होते हैं जो तलवारबाज को पीछे की तरफ उड़ा देते हैं। यह देखकर कि शक का हमला कितना ताकतवर है, तलवारबाज को उससे पूछना पड़ता है कि वह कौन है। वह आदमी अभी भी ठीक होने की कोशिश कर रहा है सुयुक के पिछले हमले से। जब वह ऊपर से आता है, उसकी बॉडी पर परफेक्ट लेजर कट्स करता है उसकी बॉडी को तोड़ने के लिए। तलवारबाज दर्द से चिल्लाता है क्योंकि वह अपनी ज्यादातर जिंदगी की ताकत खो देता है, लेकिन सिया कभी खत्म नहीं हुआ है। जब वह उस आदमी पर फिर से हमला करता है, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, लेकिन यॉग का वार ज्यादा गहरा लगता है, उस आदमी को तिरछा काट देता है। दोनों हार नहीं मानते जब वह दर्द से चिल्लाते हैं और यह जियोज को उस वक्त में वापस ले जाता है जब वह दूसरी दुनिया में था। किसी ने उससे पूछा था कि अगर उसे अपने बराबर का दुश्मन मिले तो वह क्या करेगा। जोक ने जवाब दिया था कि उनमें से कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। अब रिफ्ट में इस जोक का ताकतवर हमला तलवारबाज पर एक बहुत बड़ा वार कर पाता है, भले ही उसमें उसकी पूरी ताकत लग गई हो। फिर भी शौक आखिर में मुस्कुरा पाता है क्योंकि वह सबसे ताकतवर है। जैसे ही तलवारबाज गायब होता है, रिफ्ट सियोक को एक इनाम देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ग्रेड 2 कॉर्प्स को हराया था। सियोक के खनुश है कि इनाम हमेशा आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी दुनिया में होता है। वह बॉक्स को देखता है और उसे एक बर्छी का सिरा मिलता है, जिससे वह उलझन में पड़ जाता है कि उसे कैसे इस्तेमाल करे। लेकिन वह इसको समझने में देर नहीं करता क्योंकि वह उसे दूर फेंक देता है इससे पहले कि वह उसे वापस बुला ले। वह समझ जाता है कि वह माना का इस्तेमाल करके उसकी लंबाई बढ़ा सकता है। उसे याद आता है कि इनाम मिलते हैं उन लोगों की गिनती के हिसाब से जो रिफ्ट में घुसे थे, और वह सोचता है कि काश उसने संगा को अपने पीछे आने को कहा होता जब वह किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी थी, ताकि उसे भी इनाम मिल जाता। वह फिर देखता है कि दुश्मन की तलवार गायब नहीं हुई है और वह उसे लेने का फैसला करता है। कुछ देर बाद सियाल्क जमीन पर वापस आता है संगा को सोता हुआ पाने के लिए। वह तलवार उसकी तरफ फेंकता है उसे जगाने के लिए, और वह हैरान हो जाती है क्योंकि यह उस जैसा नहीं लगता जो उसने पहले देखा हो। इस जोक उसे बताता है कि उसे यह रास्ते में मिला है और वह उसे यकीन दिलाता है कि यह एक अच्छी तलवार है क्योंकि जिसने इसे चलाया था वह कोई मामूली आदमी नहीं था।
संगा उसे देखती है और वह मानती है कि तलवार सच में अच्छी है। वह उससे पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिली, लेकिन थका हुआ सियोक संगा को कहता है कि इसकी चिंता न करे। वह बस ये जानना चाहता है कि जब वह नहीं था तो उसने ठीक से आराम किया या नहीं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जोक भी बेहोश हो जाता है। संगा हैरान हो जाती है, लेकिन इससे उसे पता चलता है कि सियोक भी इंसान है, क्योंकि एक ग्रेड 2 रिफ्ट कितना खतरनाक होता है। सब लोग पागल हो गए जब उन्होंने सुना कि उसने उसे अकेले ही साफ कर दिया था। लोग इस बात पर पागल होने लगते हैं क्योंकि अच्छे हंटर्स को भी यह अकेले करना मुश्किल लगता है। उसकी तस्वीर हर जगह लगा दी जाती है ताकि लोग उसे देख सकें, जिससे वह नंबर 1 सेलिब्रिटी बन जाता है। बाद में सियाल्क हॉस्पिटल के कमरे में जागता है और समझ जाता है कि वह बाहर कदम भी नहीं रख सकता क्योंकि बाहर एक भीड़ उसका इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद एक चश्मा पहने हुए औरत कमरे में आती है और वह अपना नाम जिया सुजोंग बताती है। पता चलता है कि वह एम्बार्गो टावर के सेक्रेटेरिएट से है। सियाक उस औरत को अंदर आने को कहता है और उसके हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह हैरान है क्योंकि उसने पहले कभी एम्बार्गो टावर का नाम नहीं सुना। सुजोंग जवाब देती है कि वह लोगों में ज्यादा मशहूर नहीं है क्योंकि उनका खास काम आईसीटी है। सुजोंग उसे कहती है कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताए, लेकिन सियोक कहता है कि कुछ नहीं है। लेकिन वह उसे बताता है कि उसे कुछ जानने की इच्छा है। वह सोजुंग को बताता है कि वह जानता है कि हॉस्पिटल का बिल सस्ता नहीं है, इसका मतलब है कि संस्था उससे कुछ चाहती है। बिना वक्त बर्बाद किए सियाक उस औरत से पूछता है कि वह उससे क्या चाहते हैं। कुछ भी कहने से पहले सुजुंग सियोके को खाने के लिए एक केक देती है। जब वह आराम से बैठ जाते हैं, वह उसे शील्ड जनरेटर के बारे में बताती है। वह बताती है कि यह एक ऐसा यंत्र है जो एक दीवार बनाता है कोरोजन क्रीचर्स से बचने के लिए। सीधी बात में संस्था चाहती है कि SIOC इस जरूरी यंत्र को ले जाने में मदद करे। सो जोंगसियोक को बताती है कि यह अभी भी US में बना हुआ एक प्रोटोटाइप है, लेकिन अगर यह कामयाब हो जाता है और बड़े पैमाने पर बनाया जाता है तो यह उन जगहों को थोड़ी राहत देगा जहां हंटर्स नहीं पहुंच सकते। सुजोंग उसे बताती है कि यह एक बहुत जरूरी मिशन है जो इंसानियत की किस्मत बदल सकता है। शोक फिर समझ जाता है कि यह एक बड़े पैमाने की दरख्वास्त है और सुजोंग इस बात की तस्दीक करती है, कहती है कि वह अभी देख रहे हैं कि क्या कोई और हंटर साथ देने को तैयार है। शल्क उससे दूसरे हंटर्स के बारे में पूछता है और वह बताती है कि जूना भी पहले ही मदद करने को मान गई है। जब शल्क ये सुनता है तो उसे समझ आता है कि यह सब उसकी सोच से भी बड़ा है। सुजोंग बताती है कि वह शील्ड जनरेटर को ट्रेन से ले जाएंगे। व्लादिवोस्टॉक से निकलने के बाद और जब वह नेदरलैंड्स पहुंच जाएगा तो वह उसे यूके तक ले जाने के लिए एक चॉपर का इस्तेमाल करेंगे टेस्ट के लिए। शुक उससे पूछता है कि वह यूके जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और वह बताती है कि एक बड़ा रिफ्ट रिस्टोरांटे इटली के नेपल्स में है। पता चलता है कि इस रिफ्ट का असर यूरोप से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक हर जगह पहुंचता है। वह बताती है कि अब सिर्फ यूके ही सुरक्षित जगह बची है क्योंकि वह समुंदर से थोड़ा बचा हुआ है। वह बताती है कि यूरोप अभी अनियमित हालत में है और सरकारें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। पता चलता है कि हंटर कंपनीज ने अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जैसे जंग के सरदार करते हैं। इस वजह से लगता है कि वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की दरख्वास्त पर मदद का सामान भी ले जाएंगे। इससे सियोक को तुरंत पता चलता है कि बहुत सारे लोग ट्रेन को निशाना बनाएंगे। सुजुंग फिर सियोक से पूछती है कि क्या वह पहले कभी देश के बाहर गया है, लेकिन वह ना कहता है। वह उसे बताता है कि यह मिशन उसका पहला मौका होगा देश के बाहर जाने का और सुजुंग उसे कहती है कि वहां उन्हें खतरनाक हालातों का सामना करना पड़ सकता है। सो के उलझन में पड़ जाता है कि वह बहुवचन शब्द का इस्तेमाल कर रही है और वह बताती है कि वह भी मिशन पर साथ जाएगी। सोक फिर सुजोंग को बताता है कि वह चाहता है कि संगा उनके साथ चले। वह सुजोंग को यकीन दिलाता है कि संगा एक भरोसेमंद दोस्त है और सुजुंग बिल्कुल भी नहीं झिझकती सियोंग की दरख्वास्त मानने से पहले। सियोक इस पूरे मामले से खुश है क्योंकि इससे उसका असर और भी बढ़ जाएगा। बाद में सियोक छत पर जाता है जहां एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा है और वह हैरान है कि एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ही वह है जिसने यह सब करवाया। वह आदमी उसे बताता है कि ग्रेड 2 रिफ्ट को अकेले साफ करने से उसका नजरिया बदल गया है और वह उसे यकीन दिलाता है कि एसोसिएशन उसके काम को पूरी तरह से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। अंदर ही अंदर सियाल्क खुश है कि उसने अपनी ताकत अपने हुनर से साबित की है क्योंकि इससे चीजें आसान हो गई हैं। उसी वक्त वह सोचता है कि क्या चेयरमैन को जियान और उसके लोगों के बारे में पता है। उसे जानने की इच्छा है कि क्या प्रेसिडेंट चाहेगा कि धरती पर जो हालत है वह चलती रहे या खत्म हो जाए। जिस पल जोक हेलीकॉप्टर में कदम रखता है वह सियोन को अपना इंतजार करते देखकर हैरान हो जाता है। सियोन उसकी तारीफ करती है, कहती है कि उसकी कहानियां हर जगह फैल गई हैं और उससे न जानने वाले को ढूंढना ज्यादा आसान होगा उसे जानने वाले को ढूंढने से। शोक फिर उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहे हैं और वह बताती है कि वह एक आर्मी बेस जा रहे हैं। जोक उससे पूछता है कि वह वहां क्यों जा रहे हैं और वह बताती है कि साउथ कोरियन मिलिट्री भी इस दरख्वास्त में हिस्सा लेने का प्लान बना रही है। SIOC समझ जाता है कि हर देश हिस्सा लेना चाहेगा क्योंकि अगर यह कामयाब हो जाता है तो देश की रक्षा के लिए हंटर्स पर निर्भरता कम हो जाएगी, लेकिन SIOC को नहीं लगता कि साउथ कोरिया को यह पसंद आएगा। जोक फिर सायोन से पूछता है कि क्या वह डिसेंडेंट्स ऑफ डेंगुन नाम की संस्था को जानती है और सायोन इस बात की तसदीक करती है, कहती है कि वह एक आतंकवादी ग्रुप है। शल्क बताता है कि वह उनसे त्सुशिमा आइलैंड पर मिशन के दौरान मिला था। सियोंग उसे बताती है कि डोंगगन के वंशज जो पूरे कोरियन हैं हर जगह दिखाई दे रहे हैं और जब हंटर्स एक रिफ्ट को साफ कर रहे होते हैं तो वह ग्रुप अचानक आ जाता है और बीच में दखल देता है।
सियोक इस पर अपनी राय देता है और हमेशा की तरह सेयोन उसे एक टॉफी देती है, जिससे वह आदमी सोचने लगता है कि सेयोन ऐसा क्यों कर रही है। तभी सेयोन सियोक से पूछती है कि क्या वह पहले कभी कोरिया से बाहर गया है, और सियोक हैरान हो जाता है कि वह उससे वही सवाल पूछ रही है जो सूजोंग ने पूछा था। सीआईओ आमतौर पर जवाब देता है कि यह उसका पहला मौका है, और सायोन उसे कहती है कि यह मिशन उसको बहुत सारी चीजें समझा देगा।